बाजार में सुस्ती के साथ सीमित दायरे में कारोबार और फिर से 17,900 के ऊपर टिकने में कामयाब होता हुआ निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटे में सबसे अहम सवाल ये कि क्लोजिंग कहां होगी और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। फर्स्ट हाफ में रही सुस्ती, बट सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी के आसार आ रहे हैं। क्या इस रिकवरी में और आगे बढ़ेंगे बाजार? किन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर करना है आपको फोकस? आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात है दीप यही कि उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और जैसा शायद सुबह डर था 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी नजर आ रहा था, वैसा कुछ हुआ नहीं। न उतना कमजोरी के साथ खुले, इनफैक्ट मजबूत खुले, उसके बाद नीचे आए भी। अहम सपोर्ट लेवल से बाजार फिर से घूम कर ऊपर की तरफ जाते हुए भी नजर आए। तो पूरी तरह से परफेक्ट ट्रेड है बाजार में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 17,900 के आसपास थोड़ा सा ऊपर निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास की होती हुई दिखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ये रुकने थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर से नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में, जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे कि सेंसेक्स निफ्टी छोड़ दीजिए, देखिए मत, बैंक निफ्टी देखिए मत, फोकस पूरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर, ब्रॉडर मार्केट पर रखिए, वहां पर तेजी होती दिख रही है। आईटी, फार्मा, सरकारी कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 स्पेस ऐसी है जो थोड़ी सी दबाव में, लेकिन सरकारी बैंक मजबूत है। आज फिर से 2.25% की वहां तेजी है। रियल एस्टेट स्टॉक फिर से तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। ऑटो की रफ्तार जबरदस्त है। एफएमसीजी और मेटल शेयरों में चुनिंदा खरीदारी होती दिख रही है, और ये सब तब होता दिख रहा है जब डाउ फ्यूचर्स आज फिर से 150 पॉइंट कमजोर हैं। तो अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के संकेतों के बावजूद और यूरोप के बाजार जो आधा से 0.5% कमजोर हैं, उसके बावजूद भारतीय बाजार खराब नहीं है। इनफैक्ट ये कहेंगे कि कल की 250 पॉइंट्स की कमजोरी डाउ की, आज की 100-125 पॉइंट की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स की, उसके बावजूद बाजार फ्लैट है। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सही बात सर, और बढ़िया एक्शन यहाँ पर बन रहा है। आज सुबह भी आप इसी के बारे में बात कर रहे थे, और आज सुबह आपने ये भी कहा था कि थोड़ा स्टॉक रोटेशन होने वाला है, वहां पर रखिए नजर। पीएसयू बैंक्स जो आपने आइडेंटिफाई करी है, बढ़िया एक्शन वहां पर आ रहा है। बल्कि आईडीबीआई बैंक तो सर्किट पर आते हुए दिखा सर 20% के, और बाकी पीएसयू बैंक से भी पार्टिसिपेशन है। एफएमसीजी अच्छा कर रहे हैं। ऑटो शेयर्स यहां पर नई रफ्तार आती हुई दिख रही है, कैसे देख रहे हैं सर? सेक्टोरल टर्निंग, और इस सेक्टोरल टर्निंग में आपको अच्छे शेयर ढूंढ लेने हैं। और दूसरा ये कि जो शेयर लिए हुए हैं उनमें आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवरी के लिए पोजिशनल ट्रेड करना है। डे ट्रेड या फिर 1-2 दिन के ट्रेड में थोड़ा सा मामला मुश्किल है, अनलेस कि आप ट्रेडिंग साइकिल को बहुत जल्दी, बहुत पहले, बहुत नीचे पकड़ लें और 2-3 दिन में पीक आउट होने के पहले बेच कर निकल जाएं। ऐसा करना आम बात नहीं है, आसान काम नहीं, कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिंपल सा फॉर्मूला इस बाजार में पैसे बनाने का, थोड़ा खरीदें और थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के हिसाब से खरीदें। तो डे ट्रेड से पोजिशनल ट्रेड की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है बाजार, न सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में दीप, बल्कि कैश स्टॉक्स में भी। और साथ ही थोड़ा सा लॉजिकल आपको काम करना पड़ेगा थीम्स के लिहाज से, कि फर्ज करें जैसे 2 दिनों में आईटी अच्छे से दौड़ लिए, तो आपको पता है आईटी ऑटो इंसिलरी, माफ कीजिए, ऑटो अच्छे दौड़ लिए, तो आपको पता है अब ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स चलेंगे और वहीं पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ठीक उसी तरह से पावर संकट या कमोडिटीज के बढ़ते हुए दामों की वजह से कहां आप लॉजिकल ट्रेड ढूंढ सकते हैं, वही आपको कमाई के अच्छे मौके आखिरी 1.5 घंटे में भी देगा। और ऐसा लग रहा है कि हम एक रीजनेबली अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी तो बस डेटा आ रहे हैं, देख लेता हूँ थोड़ी। जो लेवल्स आपने सुबह कहे थे वो बाजार रिस्पेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि बैंक्स जो अनिल जी कह रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि यहाँ पर ज्यादा एक्शन है। कल भी देखिए 17,850 का जो लेवल था, एग्जैक्टली उसके आसपास से 17,865 से घुमा है। 38,175 हमारा बैंक निफ्टी का लेवल था, आज का लो 38,144 है। तो पहले सपोर्ट लेवल पर, ताकि, और इसीलिए सुबह हम बात यही कर रहे थे कि खरीदने का मौका आप इसी तरह से देखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही लेवल पर खरीद लूँ, 18,000 के आसपास पहुंचा है, 17,995, आपको 17,900 पर खरीदना है, 17,850 पर खरीदना है, तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते चलेंगे तो पैसा बना पाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप सुबह कह भी रहे थे कि नजर रखिए बाजार पर, कंफर्ट के साथ करें ट्रेड, थोड़ा ज्यादा रिस्क ना ले, बट रोटेशन के लिए हो जाइए तैयार, और वैसा ही होते हुए दिख रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, आपको बता देते हैं कौन से इवेंट्स पर रखनी है आपको नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। बताएं मानसी, कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैश में भंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा टाटा सन्स की बोर्ड मीट पर आज नजर है। एयर इंडिया के प्लान्स इस बोर्ड मीट के एजेंडे में रहेंगे। इसके अलावा अगस्त आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स पर भी नजर रहेगी। आज शाम तक ये डेटा हमारे सामने होंगे, और आज शाम को ही 6 बजे कैबिनेट और सीसीईए की जो बैठक होने वाली है, इस पर भी नजर रहेगी। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में निफ्टी स्पेस में इन्फोसिस, विप्रो दोनों ही कंपनियों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते दिखेंगे। वहीं वायदा
बाजार में माइंडट्री के नंबर्स और साथ ही डिविडेंड पर भी सोच विचार किया जाएगा। कैश में एबी मनी, प्लास्टिक ब्लेंड्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एसआरएफ लिमिटेड बोनस इशू की एक्स डेट है कल, इसका रेशियो जो है 4:1 का है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी गति शक्ति योजना कल लॉन्च करेंगे। योजना का लक्ष्य आर्थिक विकास में और तेजी लाना होगा। वित्त मंत्री G20 समिट में भाग लेंगी। वहीं FOMC मीटिंग के मिनट्स भी कल जारी होते हुए दिखेंगे। 14 अक्टूबर गुरुवार के दिन निफ्टी में HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पर नजर रहेगी। इस दिन हांगकांग के बाजार बंद रहने वाले हैं। वहीं सेंचुरी टेक्सटाइल पर नजर रखें, बोर्ड मीट होने जा रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल और शिल्पा मेडिकेयर दोनों की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड मीट्स में फैसला होता हुआ दिखेगा। ओके, तो नतीजों का सीजन हो गया है शुरू, इसके साथ ही कई और अहम ट्रिगर्स भी आपके लिए भी। बट वरुण ना, आज के जो खबरें हैं इनके बारे में बताएं। डेफिनेटली दीप, तो सबसे पहले हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी इरकॉन के लिए कि सफदरगंज रेलवे स्टेशन जो है उसके रीडेवलपमेंट का जिम्मा जो है वो इरकॉन को दिया गया है। 4 एकड़ जमीन पर नए पेड़ लगाने का मंजूरी है और जल्द जो काम है वो शुरू हो सकता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग से भी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स आए हैं विनिवेश सचिव की तरफ से कि FY22 में स्ट्रैटेजिक विनिवेश जो है वो पूरा होना कुछ हद तक मुश्किल है। कॉनकॉर का विनिवेश जो है वो लैंड फीस पॉलिसी से जुड़ा है और हो सकता है कि उसमें थोड़ा विलंब हो। दिसंबर तक IDBI बैंक में हिस्सा बिक्री के लिए शुरुआती बोली जो है वो मंगवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए कि सरकार ने अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है उस पर विचार कर रही है। सरकार करीब 28,500 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। GM बेवरेज के नंबर्स आए हैं। मुनाफा 11.2 करोड़ से बढ़ के 21.8 करोड़ पे आया है। आय भी 73 करोड़ से बढ़ के 115 करोड़ के आसपास आई है। इसके अलावा टाटा पावर कंपनी को 538 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। BLS इंटरनेशनल भारत में वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। ब्राज़ील के एम्बेसी से वीज़ा प्रोसेसिंग की मंजूरी जो है इस कंपनी को मिली है। ट्रिग्यान टेक्नोलॉजीज इस कंपनी की जो सब्सिडरी है न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग अथॉरिटी, उसको एक ऑर्डर मिला है। L&T कंस्ट्रक्शन को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। IOCL से वाटर ट्रीटमेंट कारोबार के लिए ऑर्डर मिला है। 1000 से 2500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर है। वोडाफोन और भारती एयरटेल यहाँ पे IUC याचिका पर रोक से TDSAT का इनकार है। 26 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। कंपनियों की बैंक गारंटी जो है वो फिलहाल जब्त नहीं होगी। 26 अक्टूबर तक ये खबर निकल के आई है। वहीं कॉनकॉर Q2 में जो वॉल्यूम ग्रोथ है 10.7% बढ़ी है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक Q2 में जो ग्रॉस एडवांसेस है उसमें 11.7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। BSE लिमिटेड के लिए खबर आई है कि BSE का बिजनेस लीडरशिप लीग जो है फोरम, उसके साथ करार किया है इन्होंने। SME की लिस्टिंग के लिए करार किया गया है। आयशा मोटर्स, वॉल्वो आइशियस कमर्शियल व्हीकल्स ने 2 नई बसेस लॉन्च की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR रेट में कटौती की है 0.05 से 0.1% के आसपास की। PSP प्रोजेक्ट सरकारी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने बोली जीती है। 239 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए बोली जीती है। इसके अलावा अच्छी खबर यह आई है कि 2 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से 2 डोज के लिए मंजूरी मिली है। और वैक्सीन लगाइए, सिनेमा जाइए, क्योंकि PVR और आइनॉक्स लीजर जो है 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में खुलने वाले हैं। 50% क्षमता के साथ ये खुलेंगे। नो डाउट कोरोना के जो नियम है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। कुछ ब्लॉक डील्स है जिसमें ग्रासिम में 10 लाख शेयर, टाटा पावर 16 लाख शेयर, टाटा मोटर्स करीब 19.6 लाख शेयर्स और वेल्सपन इंडिया में करीब 15,20,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है बड़े ट्रेड्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, विश्वेश चौहान और चोपड़ा साहब थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में। आप सबका स्वागत। और सबसे पहले स्वागत जॉइंटली सबका है, इंडिविजुअली सबसे पहले विश्वेश जी का। बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। ये चमत्कार हो गया आज और पता नहीं कैसे हो गया लेकिन मेरी ओर से पहला बिगुल बचा है। बैंक निफ्टी का अनिल जी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है करंटली। सो 38,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना अनिल जी, 360 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 244 का स्टॉप लॉस रहेगा। 490 और 660 ये 2 बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 38,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा। अनिल जी अगर आज देखेंगे
देखेंगे बैंक निफ्टी का डेटा तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझ के आ रही है कि बैंक निफ्टी के 38,000 के पुट में जो OI ऐड हो रहा है दैट इज इंक्रेडिबली शोइंग अ स्ट्रेंथ। और जिस हिसाब से अभी हम पूरे दिन की रेंज निकाल के 38,400 के ऊपर निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में गिव अ चैलेंज टू 38,500 ऑल्सो, और 38,500 के कॉल में हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मूव एक्सपेक्टेड है 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। सो 38,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 200 ये है वो कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। 360 के आसपास 244 का स्टॉप लॉस, 490 और 660 ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। तो एक बेहतरीन कॉल आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी फिर से लाइफ हाई बनाने, डीप ऐसा लग रहा है आज लाइफ हाई बना देगा फिर से 48,495 का हाई और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ मिनटों में जिस तरह की शानदार रिकवरी आई है, एक चीज जो मेरे दिल में आ रही है मैं कह दूं, बोलिए बोलिए। मुझे लग रहा है डाउ है ना, डाउ फ्यूचर जो दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं दिखा रहे। हो सकता है अमेरिका ही आज ऊपर बंद हो जाए हमें देखकर हाँ हो सकता है। सो एक और नई लाइफ हाई क्लोजिंग की तरफ शायद हम बढ़ सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले मेरे डेटा भी मजबूत तैयार हो रहे हैं जी, और मूव भी जो आ रहा है ना, देखो आप देखो पूरा मूव अब यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी भी हो गया, निफ्टी भी ग्रीन में आ रहा है और बैंक निफ्टी तो खैर है ही है। तो कुछ बढ़िया तेजी के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। और मैं सोच ही रहा था, इनफैक्ट जब स्टार्टिंग हुई तब मैंने सोचा कि आपसे इनिशियल कमेंट्री कर दूं, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी का कॉल दूंगा, लेकिन बात करते करते 125-150 पॉइंट बढ़ गया मेरे ख्याल से। तब जब हम बात करते हैं 38,350 के आसपास था बैंक निफ्टी और 38,450 अब हो चुका है स्पॉट लेवल पे। तो अच्छी तेजी बन रही है। 38,500 के पार निकलते ही फिर फ्रेश खरीदारी और फ्रेश तेजी और बनती हुई आपको नजर आएगी। तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन। आइए बढ़ते आगे और अब है कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिल्कुल आर के चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, जब आप राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर को छोटा करके आर के चार्ट कॉर्नर बोलते हैं ना, तो अनिल जी वो HNI वाली अनिल जी फीलिंग आती है, बड़ी गुड वाली फीलिंग आती है। तो इसको अनिल जी शॉर्ट में ही बोला कीजिए आप। और जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है अनिल जी, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी कल चलते चलते दिया था और आज दोबारा से दे रहे हैं। जिस तरीके का स्टेट बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये एक बड़े उछाल के लिए तैयार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कल भी 2:15 बजे के आसपास हम लोगों ने स्टेट बैंक पर खरीदारी की राय दी थी। आज भी 2:15 के आसपास स्टेट बैंक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और कल भी अनिल जी आप बैंक निफ्टी पर बुलिश थे, आज भी आप बैंक निफ्टी पर बुलिश हैं। तो अनिल जी जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज है, बिल्कुल बाय करके चलना है। अब देखिए स्टॉप लॉस टारगेट सब बदल गए हैं, तो इन स्तरों पर बाय करें। स्टॉप लॉस रख लें 472 रुपए का। 472 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक को बाय करने की हमारी राय है। पहला टारगेट होगा 495 रुपए का, 495 का। दूसरा टारगेट 505 रुपए का। तो 505 के टारगेट से स्टेट बैंक पे खरीदारी की राय। ओके, तो SBI में करें खरीदारी, ये है राय। और कल SBI आपको 465 रुपए के आसपास आशीष सर भी रिकमेंड करके गए थे। कल ही कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद आया था, आज फिर से मजबूती के साथ आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, 2 ही दिनों में गजब का एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और PSU बैंक्स जिस पर कल बड़े बुलिश होकर आशु सर ने इसी विक्रमादित्य के सिंहासन पर जहां आप बैठे हैं अभी, मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल, तो जब तक आप उन्हें रिप्लेस करें वो ठीक है वो आपको ना करें। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉल था। और सारे सरकारी बैंकों का इंडेक्स देखिए 2.5% मजबूत है, ऐसे ही नहीं है, बहुत मजबूती के साथ बढ़ता हुआ। और ऐसे में मजबूती के साथ बढ़ते हुए वागले साहब, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा कॉल है वेदांता में। मुझे इसमें क्लियर कट 310 के लेवल का ब्रेकआउट दिखता है और ये 10 रुपए की मूव आज के दिन में आ सकती है। तो मैं 311, 311 जो करंट भाव है यहाँ पर वेदांता रिकमेंड करूंगा। मेरा 307 का स्टॉप लॉस होगा और 321 का टारगेट होगा। आज या कल मॉर्निंग के सेशन में आना चाहिए। 307 का स्टॉप लॉस और 321 के टारगेट के लिए वेदांता में करें खरीदारी। 312 रुपए और 18 रुपए का डिविडेंड 18.5 का जोड़ दें तो एक तरह से 330 के आसपास वेदांता ट्रेड कर रहा है। 340, 345 तक के आसपास के हाई बनाए थे प्री एक्स डिविडेंड होने के पहले। बिल्कुल फिर से वही पुराने लेवल आने की तैयारी में जय ठक्कर भी है कैश का ऑप्शन के साथ। और आप सोचेंगे अरे ये क्या, अभी तो 2:15 भी नहीं बजे, लेकिन
अगर कॉल अभी आ रही है तो अभी सही। बिल्कुल। तो बिल्कुल जय ने पूछा कि क्या मैं बिफोर टाइम आ सकता हूं, तो हमने कहा कोई इंडियन रेलवे थोड़ी है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आइए जय का स्वागत करते हैं, कैश का ऑप्शन। बताएं जय, क्यों आपको देखकर ऐसी फीलिंग आ रही कि शायद बैंक निफ्टी का कॉल आने की तैयारी में? वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, क्या बात है, बिल्कुल सही गेस किया अनिल जी। बहुत ही क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी पर और यहाँ पे खरीदी करने की सलाह है मेरी अनिल जी, बिल्कुल यहीं पे है। बैंक निफ्टी का 38,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीदना है, जो करीब अभी 325 पर ट्रेड कर रहा है, 325। इसको खरीद कर करना है अनिल जी। रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 215 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदा जा सकता है। 325 पे पहला टारगेट अनिल जी जो इसका बनकर आ रहा है दैट वुड बी 465 एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 560 का। 465, 560 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का। 38,300 का कॉल डेफिनेटली क्लियरली एक ब्रेकआउट ट्रायंगुलर पैटर्न में से देखने मिल रहा है और पूरे दिन हमने देखा है कि आईटी के दबाव के कारण निफ्टी में प्रेशर रहा, बट बैंकिंग पैक खास कर PSU बैंकिंग पैक काफी एक अच्छे मोमेंटम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी शुड इवेंचुअली इंच टुवर्ड्स 38,700। 40-50 पॉइंट की और बाधा है छोटी सी, 38,500, और उसके पार निकलने के बाद जो मुझे डेटा बता रहे हैं वो तो गजब ही दिखा रहे हैं। उसके बाद तो मैं मिस हो गया विश्वेश और जय के चक्कर में, मेरा रह गया, नहीं तो मेरा भी सेम बैंक निफ्टी पर बाय कॉल आ रहा था। बट एनीवे मैं अब ब्रेकआउट का और इंतजार करूंगा कि एक बार 38,500 के पार निकल जाए, उसके बाद फ्रेश कॉल मेरी तरफ से भी दूंगा। लेकिन ये बेहतरीन कॉल। और जय, सुबह आपने जो निफ्टी पर कॉल दिया था 17,850 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 158 में लेने का, 202, 228 के टारगेट हिट हुए, अपडेट दें एक बार जरा उस पर। नहीं अनिल जी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सुबह जो मॉर्निंग में हमने एक कॉल दिया था बैंक निफ्टी में अनिल जी जो दबाव देखने मिला उसके कारण वहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। बट निफ्टी में मैं राह देखना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वहाँ पे मुझे कुछ फ्रेश संकेत देखने मिलते हैं जैसे बैंक निफ्टी में है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक कॉल मैं इनिशिएट करने की सलाह दूंगा, बट नॉट नाउ। ओके, तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी की लीडरशिप अब तक जो HDFC बैंक से आ रही थी, क्या ICICI बैंक इस लीडरशिप को दे सकता है? इस पर भी मैं राय लूंगा आगे, क्योंकि SBI पर तो राय दे चुके हैं कुणाल जी, राकेश जी। लेकिन उससे पहले जल्दी से सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है और जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 87 रुपीज 75 पैसा। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हो चुके हैं। फेडरल बैंक अब यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। 91 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 94 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। फेडरल बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है 2 से 3 दिनों के अंदर एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे CMP पे फेडरल बैंक में खरीदारी करें, 84 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 84-84.50 ये नीचे में सपोर्ट है, तो 84-50 के आसपास का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में टारगेट 91 रुपए से लेके 94 रुपए तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 94 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फेडरल बैंक अब की बार 100 के पार जाएगा। 91 से 94 शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए खरीदारी करें फेडरल बैंक। ओके, तो फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय है इस वक्त। सुमित जी, एक मासूम सा सवाल मेरा ये है कि जब आप मॉर्निंग में मैं आपको गुड मॉर्निंग करता हूं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग, लेकिन आफ्टरनून में जब गुड आफ्टरनून अनिल जी, इसमें पीछे गुड आफ्टरनून नहीं आता, उसके पीछे की वजह क्या है? अनिल जी, वजह कुछ नहीं है, मॉर्निंग में एकदम फ्रेश रहते हैं और मॉर्निंग में एकदम एनर्जी पूरी फुल फॉर्म में रहती है, तो स्टार्ट में 2 बार निकलता है और दोपहर आधे आधे ढीले हो जाते हैं। ऑनेस्ट आंसर। चलिए, आपने सच्चाई के साथ कहा इसलिए एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, कॉल्स आपके सुबह हो या दोपहर उतने ही दमदार आते हैं। और दमदार ये देखिए, बात करते करते आपका बैंक निफ्टी बना चुका है नया रिकॉर्ड 38,500। आप कह ही रहे थे अभी कि बनाने के लिए तैयार है। बधाई जय को, बधाई विश्वेश को, और आप दोनों का कॉल एकदम बिल्कुल सही टाइमली आया। 38,200 का कॉल विश्वेश ने कहा है और 38,300 का कॉल जय ने कहा है, और इसलिए बात कर रहे थे एग्जैक्टली। आज लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी का कॉल मेरे रडार पे आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छे डेटा दिख रहे थे और लग ही रहा था कि 38,500, लेकिन हाँ, जैसे सोचा उससे ज्यादा जल्दी निकल गया। तो आपके बात करते करते 100 पॉइंट तो वैसे ही आ गए। बिल्कुल दीप, और 38,350 से हमने शुरुआत की थी शो की, और वहां से 200 पॉइंट ऊपर है। बड़े ब्रेकआउट की एक और तैयारी आपके लिए होती हुई दिख रही है इसमें। तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन बैंक निफ्टी का। बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन आ रहा है बाजार में, नए रिकॉर्ड हाई पर है बैंक निफ्टी, नजर रखिए इस पर। और सारे के सारे बैंक्स
आपको बढ़िया पार्टिसिपेशन इस समय दिखा रहे हैं, तो नजर रखते हैं वहां पर। आइए देखते हैं विश्वेश जी ने क्या स्पॉट किया है इस मूवमेंट में। बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का हमारा ऑप्शन का पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 485 का हाई था, 490 का हमारा पहला टारगेट था। मुझे लग रहा है बैंकिंग में बहुत स्ट्रांग मूव है और प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक स्टॉक अभी तक नहीं चला है, वो है एक्सिस बैंक। 796.40 चल रहा है। तो एक्सिस बैंक के 800 के कॉल में 52 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, विच इज़ अ मैमथ ओआई इन माई ओपिनियन। और उसका प्राइस चल रहा है अभी अराउंड अबाउट 21 रुपये 50 पैसे के आसपास। मुझे लगता है 1-2 रुपये का अगर थोड़ा सा लीवे दे तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक्सिस बैंक के 800 के कॉल में 22 रुपये 60 पैसे हो गया, नीचे आया 19 रुपये तक, तब तक खरीदिए। जिस हिसाब से बैंकिंग में मूवमेंट है, मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में लीड फ्रॉम द फ्रंट इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। यहाँ पे ऊपर में 30 रुपये और 34 रुपये के टारगेट होंगे और यहाँ पे 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। तो एक्सिस बैंक का 800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 30 रुपीज़ और 34 रुपीज़ के टारगेट, 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। ओके, तो एक्सिस बैंक पर करनी है खरीदारी। फेडरल बैंक पर आपके लिए अभी अभी बाय कॉल आती हुई दिखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर रखिए नजर, 3% ऊपर है और इंडसइंड बैंक भी मूवमेंट दिखा रहा है, 1200 का लेवल छूने के लिए तैयार है इंडसइंड। वागले साहब जरा इस पर राय दें, इंडसइंड बैंक भी क्या ऐसी बड़ी मूव दिखाने के लिए तैयार है सर? दीपांशु, मैं समझता हूँ 1200 क्रॉस करने के बाद ही लेना अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा मूव चॉपी हो सकता है। वो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल है 1190, 95, 1200। तो 1200 अगर फोर्स से क्रॉस करता है तो फिर ये 1300 तक की मूव की शुरुआत होगी। तो मैं वो देख के एंट्री लूंगा, शायद आज होगा या पता नहीं, मे बी कल। ओके, तो नजर रखिए 1200 के ऊपर इंडसइंड बैंक पर अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। आईसीआईसीआई एक्सिस ये भी मूव दिखा रहे हैं और फेडरल बैंक यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मूव दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी पर भी रखिए नजर, हालांकि दोनों वायदा कारोबार के बैन में हैं, पर यहां पर भी थोड़ा थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। तो बैंक्स लेड रिकवरी इस समय आपको बाजार में आती हुई दिख रही है, इधर एक्शन है भरपूर। बट टाइटन यहां पर भी बड़ा एक्शन है, 4.5% की तेजी और लाइफ हाई पर टाइटन कर रहा है ट्रेड। त्योहारी सीजन हो गया शुरू, खरीदारी हो रही है गोल्ड की। टाइटन, बंसल जी अब राय दें, 2475 के लेवल पर 2500 क्रॉस करके क्या करेगा ये? देखिए दीपांशु, ये तो स्टॉक बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिखा रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है और कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है। नया कुछ करना हो तो दीपांशु एक बिगुल की गुजारिश है, मेरे और कुणाल जी के पास एक पिक है। चलिए, तो अब चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, स्पेशल पिक है और स्टॉक है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई पे खरीदारी की राय है। एक अच्छी लंबी एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 500 रुपीज 500 रुपए के लेवल्स को शॉर्ट टर्म में तोड़ने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें, बहुत क्लियर ब्रेकआउट टीसीआई में, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आता हुआ दिख रहा है। लगभग 2-3 महीनों का कंसोलिडेशन यहां पर इसके पीछे है और ब्रेकआउट हुआ है 460 रुपए के ऊपर आज इंट्राडे ट्रेड में। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें, थोड़ा सा पोजिशनल आउटलुक रखें इस शेयर को लेकर के, और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो हमें उम्मीद है कि इसमें 500 रुपए के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। तो 500 के एकमुश्त टारगेट के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस रखना है 460 रुपए के नीचे। ओके, तो 500 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 460 का है स्टॉप लॉस। टीसीआई लिमिटेड इस पर रखनी है नजर, लॉजिस्टिक्स स्पेस से जुड़ा हुआ काउंटर जहां पर आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। लिकर स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन बना हुआ है। जीएम ब्रूरीज नतीजों के बाद पॉजिटिव मूव दिखाता हुआ, रैडिको खेतान जहां पर आज गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि उनका जो बाय कॉल पहले दिया था वही रीआइटरेट करा था, बल्कि उनके टारगेट के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। 1200 का लेवल इसने क्रॉस किया और यूनाइटेड ब्रूरीज इसमें भी अभी अभी खरीदारी आती हुई दिख रही है। अब यूनाइटेड ब्रूरीज पर तो राय लेंगे, उससे पहले रैडिको खेतान की जो मूव है, सुमित जी जरा इसके बारे में बताएं। यहां से और एक्शन देखते हैं, आज ही सर्किट शायद लगने की तैयारी में है, बट फिर थोड़ा पोजिशनल व्यू भी दें इस पर। आएगा दीपांशु, इसके अंदर और ऊपर का मूव आएगा। स्टॉक वन वे तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और आज का कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुआ है। शायद लगता है स्टॉक भूल गया कि आज ट्यूसडे है, फ्राइडे नहीं है। जनरली इन स्टॉक्स में
फ्राइडे को मूव आता है, लेकिन स्टॉक के अंदर मूव जो देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि 1200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को अगर मिलती है तो उसके बाद स्टॉक में 100 से 150 रुपए का मूव और ऊपर में देखने को मिलेगा। तो पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी अभी नहीं बनेगी, डीप आएगा तो करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें 1300 से 1350 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो 1300 के लेवल्स आपको रैडिको कहतान पर आते हुए दिखेंगे। नजर रखिए जीएम ब्रूरीज नतीजों के बाद पॉजिटिविटी दिखाता हुआ, पर यूनाइटेड ब्रूरीज, वागले साहब इसके चार्ट पर राय दें। अभी अभी इस पर एक मूव आती हुई दिखी है, क्या यहां पर ट्रेड बनता है सर? दीपांशु, ये एक मोमेंटम स्टॉक है और इसमें मूव काफी चौपी हो सकती है और ये ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों में लगभग 1600 से 1730 के आसपास बढ़ा है। तो आपको डे ट्रेडिंग व्यू लेना है तो मैं अवॉइड करूंगा। हल्का सा करेक्टिव मूव आता है तो बाय करना चाहिए। करंट भाव है 1722, 1710, 1700 ये रेंज में, 1680 का स्टॉप लॉस और फिर 1800 तक के टारगेट 2 से 3 दिनों के व्यू से ये व्यू बैठता है। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूरीज। 1800 का लेवल आते हुए दिखेगा। अभी अभी इस पर ब्रेकआउट आया, तो नजर रखिए। पर लिकर स्पेस, पूरी की पूरी स्पेस आपको बढ़िया एक्शन में आती हुई दिख रही है, बल्कि कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पर ही अच्छा एक्शन है। आज सुबह हम देख रहे थे जुबिलेंट फूड पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखा था और वो लेवल्स होल्ड कर रहा है। विश्वेश जी, जुबिलेंट फूड पर बताएं, जो मॉर्निंग में अच्छा एक्शन आया था उन लेवल्स को होल्ड करा है, अब यहां से और फॉलो ऑन बाइंग बनती है? मेरे हिसाब से दीपांशु बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है और अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने टाइम करेक्शन किया है। करीबन अप्रैल महीने से स्टॉक साइडवेज हो गया था, तो इट्स अ 2-3 मंथ साइडवेज कंसोलिडेशन और जिस हिसाब से आज वॉल्यूम है और प्राइस ब्रेकआउट है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 4500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर लॉन्ग है तो बने रहे। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, मुझे लगता है 30-40 रुपए नीचे मिले तो 4100 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। 44-4500 के टारगेट कंजर्वेटिवली रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड, जिस पर आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिख सकती है। अच्छी मूव एक जेएसपीएल में बनती हुई दिख रही है। अभी अभी एक्शन शुरू हुआ है जेएसपीएल का, 2% की तेजी आई है। बंसल जी, जेएसपीएल का चार्ट देखें, मूव शुरू हो रही है। आफ्टरनून में कोई ट्रेड है इस पर सर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 420 के अराउंड चल रहा है और खास बात क्या है कि नीचे में एक बड़ा सपोर्ट 406 के अराउंड एक बड़ा सपोर्ट बना है। और अभी शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो 417 के एक लेवल्स को स्टॉक ने तोड़ा है। तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बने रहने की राय है। 424, 425 के लेवल्स को तोड़ेगा और जैसे ही ये 425 के लेवल टूटेंगे, 437 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। 413 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 413 का स्टॉप लॉस है और जेएसपीएल पर रखिए नजर। बात करते करते भी 2-3 रुपए और ऊपर हो गया ये काउंटर। जेएसपीएल पर भी अच्छा एक्शन है। पॉलीकैब एक और काउंटर जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, 2% ऊपर आया है। कुणाल जी, पॉलीकैब के चार्ट देखें, 2600 का लेवल क्रॉस कर रहा है अभी अभी। देखिए, सुपर चार्ट स्ट्रक्चर है। दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर मुझे नजर आ रहा है, तो मेरी उम्मीद में, मेरी राय में स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। इन स्तरों पर भी बाय करने में कोई हर्ष नहीं है। एक स्टॉप लॉस रख लें 2550 के आसपास, 2550 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है कि ये 2650 के स्तर आपको तुरंत दिखा सकता है। तो 2650, 2700 के टारगेट के लिए पॉलीकैब में खरीदारी कराएं। पॉलीकैब ये है वो दमदार स्टॉक, फिर से अब वायदा कारोबार में शामिल होने के बाद अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक्शन आता हुआ दिख रहा है कई सारे स्टॉक्स में। बाजार में 18,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश फिर से। निफ्टी की डेटा मेरे तैयार है, 2:30 बजने वाले हैं और सेठी साहब भी जुड़ेंगे। उससे पहले आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ बताने के लिए कि कितना कोयला अवेलेबल है इस वक्त पावर प्लांट्स के लिए देश भर में। पूरी लिस्ट है तैयार, आशीष बताइए। सर, पूरी लिस्ट तैयार है। 135 पावर प्लांट्स है पूरे देश में टोटल। हाँ, कोयले वाले। लेकिन उनमें से 115 प्लांट्स ऐसे जिनमें सामान्य से कम स्टॉक है। ठीक है, कम तो सभी जगह पर है। सामान्य से कम यानी अभी 30 प्लांट ऐसे भी है जिनमें है। हाँ, मतलब नॉर्मल कोयला है। सर, है ना, एक और खास बात है कि अगर पावर प्लांट्स के पास 4 दिनों का रिजर्व रहेगा ना तो पर्याप्त है, क्योंकि डेली सप्लाई तो लगातार आती रहती है। अच्छा, 4 दिन से 4 दिन का भी अगर स्टॉक है, हाई तो क्यों मचा रहे हैं? अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी बढ़ाने पर लगातार फोकस है, प्रयास है। लेकिन मैं आपको ना अपडेट दे देता हूँ। मुझे लगता है ना एक काम करना चाहिए। जी सर, पहले वो जब कोविड के वक्त संजीवनी एक्सप्रेस नहीं चली थी, सब कुछ साइड में करके चलो ठीक है भाई, कोयले मतलब ऑक्सीजन ही जाएगी। करेक्ट, अरे सबको कोयला दे दो, निकालो देते। हालांकि मतलब जो कोल इंडिया को
मतलब जितना निकले ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बच जाए। ट्रांसपोर्टेशन एनीवे ये तो मेरा सजेशन ऐसे ही आ एयरलिफ्ट भी गया। किया था, एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं। कोयले की ऐसी किस्मत कहाँ कि एयरलिफ्ट हो, तुम बताइए जी। तो सर जैसा कि मैं बता रहा था 135 प्लांट है, इनमें से 17 प्लांट ऐसे हैं देश में जहां पर अभी फिलहाल कोयले की उपलब्धता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। 26 प्लांट ऐसे जहां पर 1 दिन का रिजर्व है इनके पास। 22 प्लांट ऐसे देश में जहां पर 2 दिन का भंडार है इनके पास। 18 प्लांट ऐसे जिनमें 3 दिन का स्टॉक है। 13 प्लांट ऐसे जिनमें 4 दिन का है और 11 प्लांट ऐसे जिनमें 5 दिन का स्टॉक है। 8 प्लांट पूरे देश में ऐसे हैं जहां पर 6 दिनों की जो है कोयले की उपलब्धता है। और लगातार हमने देखा कि कल गृह मंत्री ने भी जो है इसकी देखा था कि अवेलेबिलिटी कैसी है। आज पीएमओ की भी बैठक हो रही है ऊर्जा सचिव के साथ, तो लगातार जो सरकार है प्रयास करती जा रही है कि अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आए और एटलीस्ट जो डेली सप्लाई है वो लगातार प्लांट्स को मिलती रहे। तो कोशिश का जारी है कि ये निकलते रहें और यहाँ पर आपको सप्लाई भी बनता रहे। और कोल इंडिया की आपने बात ही करी आशीष, और तीसरे चरण के तहत जो 40 माइंस की नीलामी आज से शुरू होने वाली थी वो प्रोसेस शुरू हो गया है। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे दोपहर 2 बजे से ये प्रोसेस शुरू होगा, तो 40 नई माइंस की नीलामी होनी। अब इससे इमीडिएट रिलीफ तो नहीं मिलेगा, बट ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम बात है ये। तो तीसरे चरण के तहत 40 कोल माइंस की नीलामी, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। एक बार कोल इंडिया की चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। थोड़ी सुस्ती आज आपको आती हुई दिख रही है ऑफकोर्स इस काउंटर पर, बट वैसे बड़ी तेज़ी में रहा है। विश्वेश जी बताएं, कोल इंडिया के साथ क्या करें? ये जो डिप है ये खरीदारी का मौका बनता है या फिर यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होने दें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है दीपांशु कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म स्टॉक में ये जो पुल बैक इसको खरीदना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा स्टॉक 185 के नीचे जाना चाहिए। तो अब दिक्कत ये हो रहा है वो 200 के लेवल से है और वीकली 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज और 200 के कॉल का कन्फ्लुएंस सेम है। मतलब 200 के कॉल में 1.5 करोड़ शेयर है और 200 वीकली एवरेज भी 200 के आसपास है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे हिसाब से। 190 के जितना नज़दीक लिया जाए उतना बेटर है। 184 का एक स्टॉप लॉस रखे और एक्सपेक्ट करें कि 200 के ऊपर जाए तो फ्रेश मोमेंटम आएगा। ओके, तो 200 की रेजिस्टेंस है जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट डिप पर खरीदारी की भी राय है। 190 के करीब अच्छा एंट्री का मौका मिलेगा कोल इंडिया पर। नजर रखते हैं इस काउंटर पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है। मेटल काउंटर्स ये लगातार फोकस में आ रहे हैं। अभी जेएसपीएल की हमने बात करी थी, टाटा स्टील पर फ्रेश खरीदारी आई है। 1330 का लेवल टाटा स्टील क्रॉस करते हुए दिखा है। वागले साहब, फ्रेश स्पाइक टाटा स्टील में सर, बताएं क्या करना है? दीपांशु, लिया जा सकता है यहाँ पर 1320 का स्टॉप लॉस होगा। 1340 के ऊपर निकलेगा तो और ऐड किया जा सकता है। मुझे टाटा स्टील में 1 से 2 दिनों में 1400 टेस्ट करते हुए दिखता है। पोजिशनली बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, इन द मेकिंग है, तो यहाँ पर एंटिसिपेट करके लेना चाहिए। बिल्कुल, तो पैटर्न अभी बन रहा है, मौका भी बन रहा है। टाटा स्टील पर रखिए नजर, जेएसपीएल पर रखिए नजर, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, ये भी 2 काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स 1 बाय 1 अनिल जी, अब यहां पर फोकस बन रहा है। बिल्कुल, तो यह है मेटल्स की तेज रिकवरी और शार्प रिकवरी। और मेटल्स पर हमेशा से बुलिश और तगड़े कॉल देने वाले सेठी साहब से मुलाकात का वक्त है। देखते हैं आज मेटल्स है उनकी लिस्ट में या कुछ और। सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आज इरादा? दोनों खरीदारी तो होंगे, खैर वो तो बड़ी बात है नहीं। दोनों कैश के स्टॉक से? जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक दोनों में खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। बट चूंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले मेटल के लिए जिक्र किया, मतलब मुझे आने के पहले ही, तो एक मेटल स्टॉक जस्ट F&O स्पेस का, वो भी मैं यहीं पे रिकमेंड कर देता हूँ कि मुझे लगता है आज टाटा स्टील में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पे। 1330 के आसपास जो भी लेवल्स पे टाटा स्टील अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मुझे लगता है ये जो स्टील स्टॉक्स है अभी यहाँ से लेके एक्सपायरी तक में बहुत अच्छा करने चाहिए। रिजल्ट्स तो अब आने वाले दिनों में आएंगे और मैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे बहुत बुलिश हूँ मेटल स्टॉक्स पर। ओके, चलिए, तो टाटा स्टील में करें खरीदारी। कोई लेवल्स देंगे आप टाटा स्टील के लिए?
अनिल जी मुझे लगता है ये अप टू एक्सपायरी 1450 के लेवल्स आने चाहिए टाटा स्टील में। 1450 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें और 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1300 का स्टॉप लॉस, 1450 तक के टारगेट के लिए 100-125 रुपए की तेजी यहाँ से भी टाटा स्टील में बन सकती है। ये राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सेठी साहब बताएं कैश के स्टॉक आपके? हेलो जी कैश के स्टॉक आवाज आ रही है ना अनिल जी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आपकी नहीं आएगी तो किसकी आएगी? नहीं अनिल जी अभी तो बाजार भी एकदम अच्छा रिकवर हो गया। रोज लगता है कि बाजार आज थोड़ा करेक्ट होगा या होना चाहिए, बट होता नहीं है। ड्यूरिंग द डे वापिस से एक शानदार रिकवरी आती है। और सर अनिल जी ताज्जुब की बात है कि शाम को इंस्टीट्यूशंस के फिगर सब नेगेटिव आते हैं, तो ये जो आपकी लैंग्वेज में जो तीसरी शक्ति है उसका ही कमाल दिखता है पूरा बाजार में। तीसरी शक्ति नहीं, तीसरी महाशक्ति। हाँ महाशक्ति, उसमें आप भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल। और आप कहे तो आपका समय बदल दे, 2:30 बजे के बजाय आप बोलो। नहीं अनिल जी वो पता नहीं चलता है, बट ऐसा कई बार होता है कि कई स्टॉक देने रहते हैं बट वो फिर जब तक समय आता तब तक और 2-3% चल चुके होते हैं, बट यू कांट हेल्प इट। आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, आपका दुख दर्द। आप सोचिए, आप तो शो में नहीं है और आप ये सोचते हो, मैं तो शो में बैठा हूँ, उधर विश्वेश जी और जय ठक्कर दोनों कॉल दे जाते हैं, मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी का मैं भी दूंगा जब तक मेरा नंबर आए। लेकिन कुल मिलाकर दर्शकों को फायदा होना चाहिए, कॉल पहुंच जानी चाहिए। बताएं सर आज का आपका कॉल कैश मार्केट का। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक पीएसयू स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड, जो कि अभी 371 के लेवल पे कैश मार्केट में ट्रेड करता है। ये भारत की सबसे पहली शिप बिल्डिंग कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है फंडामेंटली। क्लाइंट्स देखेंगे तो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कई सारी ऑयल कंपनी, जिसमें प्रोमिनेंट ये नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन अबू धाबी भी इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। बाकी ये कंपनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाती है फॉर डिफेंस, और मेक इन इंडिया पे सरकार का फोकस है, तो उस वजह से भी अच्छे खासी ऑर्डर बुक है। अराउंड 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और अनिल जी ये जो सेक्टर है शिपिंग का और शिपिंग से रिलेटेड, ये बहुत ही कमाल कर रहा है। जिस तरह से बाल्टिक जो फ्रेट इंडेक्स है वो भी मल्टी ईयर हाइस पे है, और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड स्टॉक करता है, 6-7 के मल्टीपल पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, एक जीरो डेट कंपनी, और अच्छा डिविडेंड देती है। 16.5 रुपए 60 पैसे का लास्ट ईयर डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 4.2% आती है। मुझे स्टॉक लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है। 395 के टारगेट है, 365 का स्टॉप, 365 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी करने की राय 365 के स्टॉप लॉस के साथ। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक एक स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है, बहुत ही दमदार स्टॉक है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि अभी 555 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक सॉलिड कंपनी है। इनके 1-2 प्रोडक्ट, जैसे एक एथाइल एसेटेट नाम का इनका एक प्रोडक्ट है जिसमें 30% मार्केट शेयर है इनका। फिर आपके एक डाइकेटिन डेरिवेटिव्स नामक स्पेशलिटी केमिकल्स होता है, उसकी तो ये अकेली मैन्युफैक्चरर है भारत में, 55% मार्केट शेयर है, बाकी का इंपोर्ट होता होगा। बाकी ये कंपनी कई सारी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा है, एग्री है, फिर इंक्स है, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट और ऑटोमोबाइल, इन सब को कैटर करती है। और जो ये केमिकल्स बनाती है उसमें भी बिल्कुल तूफानी तेजी चल रही है, और उसका फायदा इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं चाइना में जिस तरह से प्लांट शटडाउन हुए हैं, दुनिया भर में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। हाल ही की लिस्टिंग है इसकी, जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। 102 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सिर्फ 21 करोड़ का पैट था, तो अराउंड 380% का ग्रोथ था इस जून क्वार्टर के परफॉर्मेंस में। बाकी इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 585 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 545 का। ओके, तो ये है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सेठी साहब को पसंद है कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। और वायदा कारोबार से नजर रखिए टाटा स्टील पर, जहां पर एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स देने के लिए। बाजार भी है भरपूर एक्शन के मूड में, तो आइए जानते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी अभी आप क्या कह रहे थे, हमारे बाजार देख के देखते डाउ भी सुधर जाएंगे? सुधर गया, ओह 100 पॉइंट्स की रिकवरी है सर।
शो की शुरुआत से अब तक ऐसा 100 पॉइंट्स ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। एसजीएक्स को तो सुधार दिया अब डाउ फ्यूचर्स में। मुझे गलत फहमी हो जाएगी, मुझे अमेरिका के बाजार भी आते हैं। लग तो वैसे ही ना ऐसे गलत फहमी हो जाएगी सीरियसली। कभी कभी ऐसा लगता है वैसे सीरियसली मेरे को कि हमारे यहाँ कि हमारा सेकंड हाफ का 1:30-2 बजे का मूवमेंट देखने के बाद अमेरिका में वैसा होता है, फ्यूचर कुछ और दिखाते हैं, ट्रेड वैसा होता है। तो अब हम एफआईआईएस को मेरे को ऐसा नहीं मेरे को लगता है मेजोरिटी ऑफ जो फंड मैनेजर्स है ना अमेरिका में इंडियन ही होंगे। हाँ, वो तो है ही सर। हाँ, तो मतलब परसेप्शन मेकर्स, मार्केट मूवर्स वैसा पता नहीं, बट एनीवे अच्छा लग रहा है डाउ फ्यूचर्स। वो लग रहा था एक्चुअली। अच्छी बात है कि हमें मूव थोड़ा टाइमली पहले पकड़ में आ गया जी। अच्छा, अब चलिए डेटा की बात करते हैं। 17,800 के नीचे नहीं जाने वाला है, ये डेटा में साफ दिख रहा है। ओके, थोड़ा दूर है जी। उससे पहले क्लोजिंग 17,900 के नीचे भी नहीं होगी तो और कंफर्ट है। अब 70 पॉइंट ही दूर है। क्यों? 17,900 के पुट पर 44 लाख शेयर हैं, सपोर्ट का काम करेगा, और 17,900 के कॉल्स पर 35 लाख शेयर हैं, तो 17,900 के आसपास आते हैं। अब कॉल राइटर फिर से कॉल काटेंगे। अब उन्हें पता है कि डाउ फ्लैट हो गया है फ्यूचर्स पे, हम मजबूत हो रहे हैं, अब शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं थी। इसलिए पहली चीज तो आपको सबसे बड़ा कंफर्ट तो ये लेना है कि क्लोजिंग बेसिस पे आपके 70 पॉइंट से ज्यादा की रिस्की नहीं है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से बहुत एग्रेसिव बोलूँ तो 17,940 के नीचे भी बंद नहीं होगा, बट फिर भी 17,900 रखिए, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। इतना ज्यादा एग्रेसिव होने में 940 तो बॉटम ही है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा एग्रेसिव होने से बढ़िया है 17,900 रखें, ये क्लोजिंग बेसिस पे इसे होल्ड करेगा। अब 17,950 के ऊपर है हम दीप जी। आज क्या है? ट्यूसडे, मंगलवार जी। एक्सपायरी कब है? थर्सडे, 2 दिन बाद। आज जो डेटा बने ना वो एक्सपायरी टाइप के। वाओ, बताऊं कैसे? 17,950 को पार होने के बाद एक अंदाजा लगाइए कि कितने कॉल राइटर्स ट्रैप हैं शॉर्ट साइड पे। 1 करोड़ से कम तो नहीं होंगे। 95 लाख नहीं, जबकि अभी एक्सपायरी का दिन नहीं है। हाँ, एक्सपायरी का दिन हो तो समय, और अगर 18,000 पार कर लिया तो करीबन 1,60,00,000 शेयर ऐसे होंगे जो आपके शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होंगे कॉल राइटर। तो कॉल राइटिंग जो एग्रेसिव हुई है ये शॉर्ट है, और ये ज़्यादा नीचे बाजार को आने नहीं देंगे, इसलिए 17,900 के नीचे नहीं जाएगा, और 18,000 के को पार कर लिया तो फिर नया हाई बनाकर ही दम लेगा। तो एक बार आज के लिए जो बचे हुए समय के लिए जो रेंज दिख रही 17,900 18,000 है, 18,000 पार करने की शायद जल्दबाजी भी न करें, 65 लाख शेयर हैं वहाँ पर, रुके भी सही, तो ये आपके लिए 17,900 18,000 ये आपके लिए लेवल है जो दिख रहा है इस वक्त बाजार में। उस हिसाब से 17,900 के नज़दीक आए, खरीदारी कीजिए, और बाकी 18,000 आ भी जाए तो प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ट्रेल करते हुए चलिए। ओके, प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ट्रेल करते हुए। लेकिन जो सुबह का वो याद रखिएगा कि ओवरनाइट पोजीशन जो भी रखेंगे उसमें आपकी हेजिंग जरूरी है। बिल्कुल, मार्केट्स वोलेटाइल कभी भी हो सकते हैं, ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन को देखते हुए वो आपको ध्यान रखना जरूरी, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया आपका निफ्टी। 18,000 पार करती है बड़ी शॉर्ट कवरिंग, और फिलहाल 17,900 18,000। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप 38,500 के ऊपर निकल गए। 38,500 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था दीप, 23 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी पर। अब कुल मिलाकर 38,500 पार होने के बाद 86 लाख शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट है। निफ्टी तो 95 लाख समझ में आता है कि चलो निफ्टी में 95 लाख तो निफ्टी बड़ा है 18,000 का, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी छोटा है, बैंक निफ्टी में 86 लाख शेयर खतरनाक शॉर्ट है। इसलिए आप अभी भी मुझे बोलेंगे निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ही खरीदो जी। बैंक निफ्टी ये 39,000 की तरफ बढ़ रहा है, बहुत शॉर्ट है। और दूसरी चीज 38,300 के नीचे क्लोज नहीं होगा, ये इत्मीनान रखिए। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है। बैंक निफ्टी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार, बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी। 38,650 का हमारा जो आज का टारगेट वो तो अभी आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 100 पॉइंट तो यहाँ से आराम से दिखता ही है, और मुझे लगता है 39,000 की तरफ बैंक निफ्टी अगले 1-2 सेशन में बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब के शॉर्ट्स है ना, बैंक निफ्टी आएगा नहीं नीचे। 38,300 पे आने पर भी 50 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। बैंक निफ्टी ज्यादा शॉर्ट हो गया जरूर सर, निफ्टी अभी भी उतना नहीं, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो यहाँ से और बड़ी रैली 100%, और बैंक्स लेड रैली। आईसीआईसीआई बैंक नजर रखें उस पर, पूछो किसी को, पूछते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, बाकी सारे बैंक डिस्कस हो गए, ये इसको भी तो चलना है बढ़ने के लिए। अभी भी लाल में मिल रहा है, कल थोड़ा चल रहा था सर आई थिंक, बट फिर उसके बाद ठंडा हो गया। आईसीआईसीआई बैंक का आइए इस पर लेते हैं हम राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। मूव तो इसमें आ रहा है ना, कल अभी नहीं आ रहा बट थोड़ा नीचे से रिकवर करने का। आई थिंक कल मैं देख रहा था नितिन जी की लिस्ट में था। ओके, वागले साहब जरा आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स देखें सर, बाकी बैंक के मुकाबले ठंडा है इस समय, क्या राय देंगे?
देखो, अगर आपको अनिल जी के स्टाइल से लेना है तो अभी लेना चाहिए, क्योंकि अभी मूव शुरुआत नहीं हुआ है। मेरे स्टाइल से लेना है तो 720 के ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मोमेंटम 720 के पार आएगा। अभी आप लेंगे तो 705 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 720 के ऊपर ऐड करेंगे और फिर 740 तक का मूव आ सकता है। ये अगर बैंक निफ्टी में मूव कंटिन्यू हुआ तो कल तक 740 का लेवल आईसीआईसीआई में आ सकता है। अभी लीजिए 705 के स्टॉप लॉस से 720 में ऐड करिए और स्टॉप लॉस 710 का करिए, वहां से भी आपको 30 रुपए मिलेंगे, बट बड़ा वाला मूव 720 के ऊपर आएगा। ओके, तो 720 का करें इंतजार, पर आईसीआईसीआई बैंक पर रखें नजर, क्योंकि बाकी बैंक्स के मुकाबले यहां पर अभी उतनी मूव नहीं आई है, बट एक्शन के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। तो एक्शन के लिए तैयार सारे आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स पर रखनी पड़ेगी नजर। एसबीआई पर मूव आ रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, और साथ ही एनबीएफसी पर रखिए नजर, क्योंकि एल&टी फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पीरामल एंटरप्राइजेज, यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जरा राय भी ले लें सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, अभी तक आपकी तरफ से कॉल नहीं आया, क्योंकि 50 का लेवल अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आ गया है। क्या करेंगे सुमित जी इस पे? दिवांशु, अभी तेजी बनना जस्ट स्टार्ट हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे को लग रहा है यहाँ से 52 से 52.5 का पहला टारगेट बनाएगा, और 52.5 का लेवल एक बार ऊपर में क्रॉस हो जाता है तो ये स्टॉक के अंदर 58 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है, आराम से पोजीशंस होल्ड रख के चले। रैली का शुरुआत है, 52.5 का पहला टारगेट, उसके बाद 58 का टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बस थोड़ी देर में रेडार से बाहर निकल रहा था, 50 में से और बढ़ जाता तो वही इसलिए मैंने पूछ लिया कि 50 टाइमली, बिल्कुल सही समय पे आपका सवाल आया। आइए, सही समय पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं भसीन साहब भी। 2:45 का वक्त। आइए करते हैं मुलाकात भसीन साहब से। भसीन साहब, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक बार अपडेट आपसे लिया जाए, उसके बाद फ्रेश कॉल्स भी बताएं सर। तो अनिल जी, कल आपको 2 बाय दी थी और 1 सेल, आइशर और एनटीपीसी। आइशर भी अपना टारगेट हिट कर गया, और टेक महिंद्रा जो शॉर्ट किया था वो भी 3-3.5% घट गया। तो ट्रेडिंग कॉल में दोनों वो ठीक थी। सुबह आपको इन्फी और एनटीपीसी दिया था। अभी भी मैं कह रहा हूँ इन्फोसिस के रिजल्ट्स विल बी बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेड, सो टेक डोंट गेट पर्टर्ब्ड बाय टीसीएस नंबर्स। इन्फोसिस विल बीट ऑल एक्सपेक्टेशन। मुझे अभी भी वहां पे बहुत तेजी है। अब मेरे पे 2 बायस हैं और दोनों कन्विक्शन कॉल हैं, जो मुझे लगता है इंडेक्स के आउट परफॉर्म करेंगे इन द नियर टर्म। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो दोनों सीमेंट काउंटर्स हैं सर, और दोनों ट्विन्स हैं। एसीसी अंबुजा, एसीसी का भाव है 2240-45। मुझे लगता है प्राइसेस आर हाई, और साउथ में उसका जो डिस्पैच है वो बहुत स्ट्रांग आएगा इस क्वार्टर में। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 2210 का स्टॉप लॉस, 2340 से 2350 का टारगेट। दूसरा बाय अंबुजा, जो उसके पेरेंट है अंबुजा में, मुझे लग रहा है नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि उसकी जो लॉजिस्टिक्स है वो स्ट्रांग है, और उन्होंने अभी रिसेंटली मेरवार में एक नया प्लांट डाला है जिसमें 5 मिलियन टन और आएगा। 403-4 में लीजिए, 398 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट। ओके, तो सीमेंट शेयर पर बुलिश हो रहे हैं भसीन साहब, और एससीसी अंबुजा दोनों खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से। तो नए स्टॉक, नए सेक्टरल टर्निंग आप देख ही रहे हैं, और उन्हें पहले वक्त से पहले आपको बताते हुए भसीन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात 9:45 पर। भसीन साहब देंगे आपको एक बेहतरीन और अपनी कुछ अच्छी बेहतरीन पिक्स भी। इस बीच बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दी फ्रेश आई 38,650 आज का टारगेट है फाइनल, वहां तक पहुंचने की 600 तो आ गया सर, 600 आ चुका है, 650 का आज का टारगेट है। इसका मतलब ये नहीं और नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा आगे। 39,000 तक की राह खुल रही है, इसके लिए आराम से एंजॉय करें आप अपनी लाइफ। आइए, नितिन जी तैयार है, वक्त है उनसे मुलाकात करने का, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। हाँ जी, 17,900 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 128, 129 में मिलती है। स्टॉप लॉस होगा 95 का, और टारगेट होंगे 180 रुपए का। यानी ऐसा लग रहा है कि मार्केट 18,100 की तरफ जाने को तैयार है, तो हम 17,900 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 17,900 की कॉल खरीदनी है निफ्टी पर, और यहां से एक्शन भरपूर है। एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे नितिन जी?
देखिए अभी 128 चल रहा है, स्टॉप लॉस होंगे 95 के और टारगेट होंगे 175। ओके, तो 128 पर खरीदें, 175 का टारगेट रखें। निफ्टी की 17,900 की कॉल। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, नितिन जी आपकी कोई राय सर? देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल 39,000 की तरफ मूव करने को तैयार है और यहाँ से बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड लेना चाहिए, जिसमें 38,600 की कॉल ऑप्शन लेके 38,900 की कॉल ऑप्शन हम बेच सकते हैं, जो केवल 120 रुपए में बन रही है। का स्टॉप लॉस 80 रुपीज का होगा और टारगेट 250 के होंगे। करना यह है कि 38,600 की कॉल ऑप्शन लेनी है और 38,900 की बेचनी है। 120 रुपए की कॉस्ट आती है मेरी। 80 का स्टॉप लॉस रखना है, 250 के टारगेट, या फिर बैंक निफ्टी के टारगेट करीब 38,900 से 39,000 होता है। बिल्कुल, तो जैसा अनिल जी भी कह रहे थे 39,000 की तरफ बैंक निफ्टी नजर बना रहा है। नितिन जी के भी वही टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। नजर रखिए, एक 1:1 स्प्रेड बन रहा है बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर 17,900 की कॉल खरीदने की राय है इस समय। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडेक्स पर अपनी राय देने के लिए। इनफैक्ट चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चोपड़ा साहब, इस समय मोमेंटम पूरा का पूरा बैंक्स के साथ है। अगर आपको कोई बैंक खरीदना हो सर, तो क्या प्रेफरेंस रहेगी? मुझे एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लगता है दीप, और करीब करीब 795 के स्तर पे भी ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये आराम से आपको 815 820 का स्तर दे सकता है। और इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक भी, जैसे अनिल जी ने भी बोला, मुझे चार्ट्स पे बेहद अच्छा लग रहा है और यहाँ पर एक्यूमुलेशन करके इसमें आराम से मुझे लगता है 5 से 10% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, मुझे दोनों ही अच्छा लग रहा है। अरे वाह सर, धन्यवाद। बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक पर आपने मेरी बात एंडोर्स कर दी। बिल्कुल। तो चोपड़ा साहब ने बोल दिया तो उसके बाद कहना ही क्या। हिंडाल्को, ग्रासिम, चोपड़ा साहब के सारे स्टॉक्स बड़ी तेज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। धीमे धीमे वापस से तेजी यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। एलेम्बिक फार्मा, ये है वो स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में है 2 वजह से। पहली वजह तो यह कि कल दोपहर के शो में इसी वक्त इसी कुर्सी पर आशीष सर रिकमेंड करके गए थे चलने की तैयारी में। दूसरी वजह जो फंडामेंटली बड़ी है वो बता रही है देवांशी। देवांशी, क्या हो गया एलेम्बिक फार्मा इतनी तेजी? बिल्कुल, कल ही सर इसी कुर्सी पर जब हम बैठे थे तब एलेम्बिक फार्मा को क्लीन चिट मिली थी उसके गुजरात प्लांट के लिए। और आप देखिए ये जो प्लांट है वो कंपनी के लिए काफ़ी अहम है। 3 वर्टिकल्स हैं कंपनी के, उसमें भी उनका जो जनरल इंजेक्टेबल कारोबार है वो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि आने वाले समय के लिए जितने भी एनालिस्ट हैं ये मानते हैं कि ये एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए होता हुआ दिखेगा। अब इस प्लांट को हमने देखा था कि अराउंड फरवरी में इसकी जाँच होती हुई दिखी थी और उसके बाद 5 ऑब्जर्वेशंस मिले थे। अच्छी बात यह है कि प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस थे, बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जर्वेशंस नहीं थे। जितने भी रिप्लाईज लिखे थे कंपनी ने उसको मंजूरी मिल चुकी है, वो पर्याप्त थे और इसके बाद यूएसएफडीए ने इसको क्लियरेंस दे दिया है। करीब 5 से 7 ऐसे एएनडीएस कंपनी ने इस प्लान से फाइल किए थे। आने वाले समय में इसको भी जल्द मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। और यही नहीं, जो इनके इंजेक्टेबल कारोबार में इनका जो R&D है उसमें करीब 60 नए प्रोडक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसके चलते आने वाले समय में इनकी जो आय है उसमें आपको शानदार बढ़त देखने मिल सकती है। इसके साथ ही आप देखिए कुल कारोबार में अगर आप इनकी कुल आय देखें तो उसमें करीब $30 मिलियन तक का जो योगदान है वो यहाँ से आता हुआ दिख सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि यूएस के लिए काफ़ी अहम है। यूएस में हमने ऑलरेडी देखा कि एलेम्बिक के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हुई दिख रही थी और अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होता हुआ दिखेगा इस प्लांट को मंजूरी मिलने के बाद और एक्सपोर्ट्स यहाँ से शुरू होने के बाद। एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि FY23 तक इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा और इसी के चलते आने वाले 1 से 2 साल में ये काफ़ी पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए होती हुई दिख रही है। पिछले 1 महीने में इस स्टॉक में करीब 12% तक के गेन्स होते हुए दिखे थे। और आप देखिए इनका जो ऑटो इंजेक्टेबल का जो मार्केट साइज है वो हर साल हम देखते हैं करीब 18% से ग्रो करता है ये सेगमेंट। तो इस कंपनी के लिए भी इंजेक्टेबल का जो कारोबार है वो काफ़ी अहम है। ये प्लांट इंजेक्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते आप देखिए सारे एनालिस्ट भी इस पर काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, एलेम्बिक फार्मा, इस पर रखनी है नजर। और कल शो के दौरान 790 के करीब आशीष ने कॉल दी थी। 820 830 के टारगेट जो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आते हुए दिखे थे। आज सुबह भी अच्छे मोमेंटम में था, 864 का हाई बनाया था इसने। विश्वेश जी बताएं, एलेम्बिक फार्मा आज के हाई से थोड़ा डिप जरूर आया है, पर जैसी मूव 2 दिनों में दिखी है, क्या यहाँ पर फिर से एंट्री के लेवल्स हैं?
देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म अगर एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो जिस हिसाब से मोमेंटम है थोड़ा सा न्यूज़ ड्रिवन मूव था और मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पे फर्दर पोजीशन लेने के लिए। लेकिन अगर नीचे मिलता है तो मेरे ख्याल से फिर से वापस कंसिडर करना चाहिए। पर दीपांशु मेरी ओर से वेट एंड वॉच की सलाह होगी। ओके तो ये है आपके लिए एलेम्बिक फार्मा जिस पर आपको रखनी है नजर रखिए एक दो और फार्मा काउंटर्स पर ही जहां पर मूव आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले लुपिन पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा था, वहां पर रखें नजर। स्ट्राइड्स फार्मा इसने भी 600 का लेवल क्रॉस किया है अभी और थोड़ी मूव आ रही है। आज सुबह भी थोड़ा एक्टिव था, उसके बाद डल हुआ और फिर से स्ट्राइड्स मूव करने के लिए तैयार दिख रहा है। सुमित जी कोई एक्शन दिखता है स्ट्राइड्स में सर? दीपांशु फार्मा स्टॉक्स में देखिए थोड़ा मूव तो देखने को मिला था। स्ट्राइड्स का जहां तक सवाल है, स्टॉक के अंदर ऐसा कुछ खास मूव देखने को मिला नहीं है, लेकिन लोअर लेवल से बाउंस बैक के संकेत जरूर मिल रहे हैं। 602 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आज 605 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर 625 से 630 तक के मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और 640 का लेवल टूटने के बाद इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा। फिलहाल बाउंस बैक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है 625 से 630 तक के लेवल्स के लिए। बिल्कुल, तो स्ट्राइड्स पर रखी नजर। एलेम्बिक पर हम बात कर रहे थे, फाइजर में भी थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। तो कुछ फार्मा काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। एक्शन बाटा में भरपूर बन रहा है आज और अब 2050 के लेवल से अब बाटा ने करे हैं क्रॉस। कुणाल जी जरा बाटा के चार्ट्स पर राय दें सर, अब यहां से कैसी चाल रहेगी इसकी? देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट आया था अभी कुछ दिन पहले दीपांशु, और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। पिछले सप्ताह भी काफी बड़ी तेजी देखने को मिली और इस वीक भी हम देख रहे हैं कि 2000 के ऊपर अब बाटा ट्रेड कर रहा है। तो देखिए इन स्तरों पर नई खरीदारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट पहले ही आ चुका है। लेकिन अगर आपके पास निवेश है पहले का तो बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है कि बहुत संभव है कि 2200 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 2000 के नीचे होल्ड करने की राय। ओके, तो यह है आपके लिए बाटा जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। एक और काउंटर जहां पर एक्शन बना हुआ है। वीआईपी इंडस्ट्रीज यहां पर भी मूव है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, आई थिंक आज सुबह सिद्धार्थ जी इसके बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने एसपीएल मिड कैप्स में अपनी पोजिशनल पिक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी थी। उनका टारगेट यहां पर आपको आते हुए दिखा था 1870 का। यहां पर एक अभी मूव आती हुई दिखी है एंड्योरेंस टेक में। 1770 के लेवल से ऑलरेडी आज आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी जरा एंड्योरेंस की चार्ट्स देखकर बताएं क्या चल रहा है सर इसमें? देखिए दिव्यांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 6% स्टॉक ऊपर है। एक लेवल 1750 का एक लेवल भी स्टॉक ने तोड़ा है और जिन स्तरों पे दीपांशु चल रहा है इन स्तरों पर अभी तक इसने कभी डे की क्लोजिंग नहीं दी है। हालांकि हाईज इसके ऊपर के जरूर गए हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक आ रहा है। तो जिनके पास है होल्ड करें। 1810 1815 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक दीपांशु जिसकी आप बात कर रहे थे वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसको भी मैंने और कुणाल जी ने अभी रिसेंटली रिकमेंड किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। और ई फॉर एंड्योरेंस, ई फॉर ईआईडी पेरी। बिल्कुल, आज ईआईडी पेरी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर दिया था जो कि बहुत बड़ी गलती हुई सचिन जी की। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म होना था उसी समय उन्हें तो लॉन्ग टर्म पिक वाला स्टॉक देखिए तेजी से भाग गया। 7% गजब का कमाल सचिन जी ने किया है। देखिए 560 का टारगेट उन्होंने दिया है, हालांकि वहां से दूर है लेकिन 460 तो पार कर चुका है। 440 में सुबह आज कॉल दिया था। बहुत ही तगड़ा एक्शन ईआईडी पेरी में। सचिन जी को बधाई, बहुत ही तगड़े लेवल्स इस वक्त आते दिख रहे हैं। तो स्टॉक्स जो मजबूत है वो बड़े मजबूत है। वेदांता सुख किसने दिया था खरीदने की राय अभी? अरे वागल साहब, वागल साहब दौड़ लगाता हुआ दिन के हाई पॉइंट पर पहुंचता हुआ 314-15 के आसपास। एक बार जरा अपडेट दें वेदांता। अनिल जी मुझे लगता है कैरी करना चाहिए। पैटर्न बहुत ही अच्छा है और आज ही इसने एक मल्टीपल हाईज को ब्रेक किया है 310, 311, 12 के बीच में। तो ये अगर आज का क्लोजिंग 315-17 के आसपास देता है तो ये 330 की तरफ की मूव की शुरुआत होगी, ये मेरा मानना है। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत क्लोज होगा। अभी 309 पे रख के आप खड़े रहेंगे, ऊपर में 15-20 रुपए की मूव मिल सकती है। तो ये आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए, और शुगर शेयरों में भी भरपूर एक्शन। आज धामपुर शुगर सुबह जैन साहब की पसंद का शेयर भी रहा। शुगर की हमारे आशीष ने बताया कि शुगर की बड़ी कमी है। नहीं, भाव बढ़े हैं। रो शुगर, कच्ची चीनी के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4.5% बढ़े भी है। शुगर शेयरों पर ही एक बार राय ली जाए चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब जरा बताएं सर। अनिल जी, अगर आप रिटेल शुगर के प्राइसेस देखें, करीब करीब 1 साल की मैं डेटा देता हूं,
तो हम कुछ स्टडी कर रहे थे इसको लेके, तो करीब करीब 33-34 रुपए से लेके अभी जो खुदरा भाव है, अगर कोई भी लेने जाता है चीनी, तो 44-45 रुपए तक मिल रही है। तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो करीब करीब 15 से 20% की तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। और आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि एक और जो सिक्लिकल और सीजनल इफेक्ट होता है हमारे देश में, जब ये फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है तो वैसे भी शुगर ऑफटेक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम लोग चीनी पूरी दुनिया में, और ये खास करके जो 3-4 महीना होते हैं तो उसमें तो और भी ज़्यादा चीनी का खपत होता है। तो मेरे अंदाजे से जो भी अच्छे बढ़िया शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं चीनी क्षेत्र में, जैसे धामपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके अलावा अवध शुगर और मगध शुगर है, ये अच्छा लगता है, द्वारिकेश अच्छा लगता है, और EID पेरी जो आपने बोला, जो पेरिस समूह मुरुगप्पा समूह की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और इसको लेकर रखा जा सकता है। डालमिया शुगर भी एक और बहुत अग्रणी कंपनी है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से आराम से 15 से 20% की तेज़ी हो सकती है। तो जनरली जो हमारा ट्रेंड होता है, सिक्लिकल ट्रेंड, हम लोग मानसून के आसपास शुगर कंपनीज लेते हैं और दिवाली के बाद इसको बेचते हैं। तो अगले 1 से 2 महीने के लिए भी मुझे चीनी बहुत अच्छी लगती है। इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस भी फर्म अप हो रहे हैं और रिटेल प्राइसेस में भी तेज़ी हो रही है, प्लस खपत बहुत ज़्यादा होने वाली है जो कि हर साल होती है। तो मेरे अंदाजे से शुगर कंपनीज में निवेश किया जा सकता है और यहाँ से भी आराम से 10 से 15% की तेज़ी यहाँ से देखने को मिलेगी। चोपड़ा साहब, जैसे आपने बताया 5-6 स्टॉक आपको ये अच्छे लगते हैं, रामपुर शुगर, अवध शुगर, मगध शुगर, जो भी शुगर, जब ये सारे इतने सारे अच्छे लगते हैं बहुत सारे, तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए, हम लोग अपने क्लाइंट्स में रिकमेंड तो करते ही हैं और वहाँ पर भी लेते हैं। देखिए, अवध शुगर और मगध शुगर की मैं बात कहूँगा, ये बेसिकली बिरला शुगर है अनिल जी, और अगर आप इसका नाम बदल जाएगा थोड़े टाइम आने में, थोड़े टाइम बाद बिरला शुगर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पेरेंटेज है, जिन भी कंपनीज का मैंने नाम लिया तो पेरेंटेज बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पहले मैं मिस कर गया, कि एथेनॉल पॉलिसी के बाद ओवरऑल शुगर सेक्टर के ऊपर ही पूरा का पूरा मुझे लगता है कि व्यू चेंज हो रहा है। तो शुगर सेक्टर जहाँ पर पहले कर्जे की बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी और न्यूज़ बेस्ड सेक्टर था, तो एथेनॉल पॉलिसी के बाद मुझे लगता है कि शुगर सेक्टर में पूरा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और खास करके इन 3-4 महीनों में सिक्लिकली भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, तो इन सारे स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। है आपके लिए शुगर शेयरों पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए बढ़ते, अगर इन्फोसिस पर करते हैं फोकस। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं कल, बाजार बंद होने के बाद। कुशल? बिल्कुल सर, बाजार बंद होने के बाद ही नंबर्स आते हुए दिखेंगे इन्फोसिस के, और नंबर्स जो है रिलेटिवली स्टेबल साइड पर ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में कंपनी की रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से डील आउटलुक नज़र आ रहा है कंपनी का, वो काफ़ी मजबूत है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से पर्टिकुलरली जो डील रैंपअप्स होती हुई दिखी हैं, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको इनकी डॉलर आई पर आता हुआ नजर आएगा। करीब 4.9% की बढ़त के साथ 396.6 करोड़ डॉलर पर कंपनी अपनी रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है। यही नहीं, कंपनी की वेज हाइक्स भी हुई हैं, कुछ सप्लाई साइड चैलेंजेस भी हैं, जिस वजह से कंपनी की मार्जिन्स ऑलमोस्ट 23.7% से घटकर 22.1%, यानी कि लगभग 1.5% का मार्जिन इम्पैक्ट हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मुनाफा करीब 2.5% बढ़कर 5,325 करोड़ पर आ सकता है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी जो है, जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस हर तिमाही में देती है, वहाँ पर अपवर्ड रिवीजन होता है या नहीं, क्योंकि TCS के जो नंबर्स थे वो अनुमान से कमज़ोर थे, पर इन्फोसिस किस तरह से रेप्लिकेट करता है उसको, इनफैक्ट या उसको बीट करता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस के नतीजों का पूर्वानुमान। नतीजों से पहले विश्वेश जी, इन्फोसिस में कोई पोजीशन बनाई जाए, कोई ऑप्शंस के जरिए, या जो आपको ठीक लगे? मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, क्योंकि ऑप्शन के डेटा देखने करने में वैसे भी टाइम लगता है, और आपको तो थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। स्पीड के हिसाब से नहीं, आप अरे आप गलत समझे, नहीं, आप पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपके कंप्यूटर में कितने 11-12 कितने? 11 पूरी स्क्रीन है। हाँ, 10-12 ही कंप्यूटर है, तो इस हिसाब से वैसे मत समझिए। बाकी तो आपका तो मुकाबला ही नहीं है। तब तक सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 326 रुपए, 327 रुपए,
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर अभी मोमेंटम बनना स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है HPCL, हिंद पेट्रो जिसका सिंबल है। 327 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा मूव अब 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। कल का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है, लास्ट 2 दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, वो हायर लेवल्स के ऊपर अभी आ चुका है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। 318 रुपए 320 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस होगा 318 रुपए का। ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 338 रुपए और 345 रुपए। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का स्टॉक के अंदर पैटर्न बना हुआ है, ये स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है और ये पूरे सेक्टर के अंदर एक मजबूती देखने को मिल रही है। 338 से 345 के टारगेट्स के लिए HPCL में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए 318 रुपए का नीचे में। ओके, 318 के स्टॉप लॉस के साथ HPCL में खरीदारी करने की राय। और इस बीच चीन में कॉस्टिक सोडा के दाम फिर से 4% बढ़े हैं। वह रोज ही हो रहा है सर, रोज बढ़े जा रहे हैं। तो ग्रासिम, गुजरात अल्कलीज जैसी कंपनियां जो यहाँ कॉस्टिक सोडा बनाने का काम करती है, एक तो ये कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश में मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन क्या बनाता है, वो बहुत कंफ्यूजन रहता है। लेकिन कॉस्टिक सोडा बनाने वाली है ग्रासिम। वैसे भी सीमेंट शेयरों में भी वापस एक्शन होता दिख रहा है। ग्रासिम मेरे ख्याल से होल्डिंग भी है एक तरह से, ग्रासिम में नहीं, अल्ट्राटेक में। बट एनीवे, ग्रासिम ये स्टॉक है जहां पर फोकस किया जाए। एक बार जरा ग्रासिम पर राय ले लें। कुणाल जी चार्ट्स देखिए और उसके बाद सुमित जी, नहीं सॉरी क्या नाम है, विश्वेश जी, मुझे याद है मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप 10-12 कंप्यूटर देखकर तैयार रहें, तब तक एक बार ग्रासिम के चार्ट्स जल्दी से बताएं। अरे जी देखिए, ग्रासिम का चार्ट देखें तो स्टॉक में एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड हमने देखा है। ये रुक रुक के चलने वाला शेयर है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त है। तो मेरी राय में जी तुरंत इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन अगर इसमें मोमेंटम दोबारा बनता है, ब्रेकआउट आता है 1670 रुपए के ऊपर, तब इसमें खरीदारी करें। और मेरा इसमें टारगेट जो है वो 2000 रुपए के ऊपर का है, लेकिन पेशेंटली इसमें ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना होगा। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, तो ये राय है आपके लिए ग्रासिम में। लेकिन गुजरात अल्कलीज कैश मार्केट के स्टॉक एक्शन वहीं पर है और पिछले हफ्ते भर में 18% दाम बढ़े, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए स्टॉक एक्शन में आता हुआ। एक और स्टॉक टाटा केमिकल आज ठंडा है, लेकिन इस बार ठंडा है ना थोड़ा। टाटा केमिकल एक्यूमुलेट करने का वक्त आ गया। 970 के आसपास है टाटा केमिकल। जरा इसके चार्ट्स भी एक बार देख ली जाए। जरा बंसल जी इसके चार्ट्स देखिए टाटा केमिकल के। देखिए अनिल जी, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इस स्टॉक को अगर आप ध्यान दें तो अनिल जी मैंने इसको रिकमेंड भी किया था कि बाय दिवाली तक के लिए इसको खरीदें। बट हुआ क्या था कि रिकमेंडेशन के बाद नतीजों के खराब चलते स्टॉक में करेक्शन आई थी और वहां से भी स्टॉक काफी ऊपर है। तो क्लियरली यहाँ खरीदारी की राय है। जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी भी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 950 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए और ये स्टॉक भी 1000 के लेवल्स को तोड़ेगा। तो उन टारगेट्स के लिए टाटा केमिकल में बाइंग की राय है। टाटा केमिकल भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, जिनके हाई पॉइंट पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। केमिकल शेयरों के इस तिमाही के नतीजे पिछली तिमाही के मुकाबले में बेहतर रहने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। ये संकेत आते दिख रहे हैं। जय ठक्कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कैश का ऑप्शन जय के लिए भी गोल। माफ कीजिएगा, जय कैश का ऑप्शन तो आज शो की शुरुआत में वो क्या कौन सी एंट्री होती है उसमें जो बीच में से अचानक से एंट्री कर देते? लैटरल एंट्री। ना इतनी इंग्लिश वाली नहीं, थोड़ी कम इंग्लिश वाली। क्या लाइन कार्ड, वाइल्ड कार्ड। हाँ, वाइल्ड कार्ड वाली एंट्री कर चुके थे जय और कैश का ऑप्शन दे चुके। आइए अब लेते हैं जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है और पीएसयू सेगमेंट में से एसबीआई में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 485 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है अनिल जी। 16 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है अभी, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस रखना है 12 रुपए 15 पैसे का। 16.25 पे खरीदे। 12.15 का स्टॉप लॉस, 20.50 एंड 24 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है एसबीआई का। 485 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी बहुत ही बढ़िया एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट है। और जो हिसाब से अनिल जी मैं कहूंगा कि निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आई थिंक आज फिर से 52 वीक हाई में देखने मिल ही जाएगा। कुछ ही पॉइंट से रह गया, 10-12 पॉइंट से वो निकलता है अनिल जी, तो फर्दर एक वीकली चार्ट्स के ऊपर वहां पे भी एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाएगा और वीकली चार्ट्स पर वहां पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से और अच्छा करेंगे, इसलिए एसबीआई पर बाय रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, तो एसबीआई पर खरीदारी की राय है। थोड़ी देर पहले राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी यहाँ पर राय आई थी। पीएसयू बैंक्स में हम बढ़िया एक्शन रखिए नजर, एसबीआई लीड करने के लिए है तैयार। पर एक और स्पेस जिस पर हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले,
एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बल्कि आज सुबह रूपा पर राय देकर गए हैं सिद्धार्थ जी, उन्हें पसंद है। कल हमने डॉलर इंडस्ट्रीज से बात करी थी, और पेज इंडस्ट्रीज इसी स्पेस की एक और दिग्गज कंपनी जहां पर एक्शन कुछ दिनों में बनते हुए आपको दिखा है, और मैनेजमेंट की तरफ से भी अब आगे बड़े ग्रोथ के प्लान्स आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, अभी कुछ दिन पहले फिलिप कैपिटल की जिस तरह से आपने अभी बताया रिपोर्ट में रूपा और डॉलर इंडस्ट्रीज की हमने बात कही थी, ठीक उसी तरह से पेज इंडस्ट्रीज भी अब पीछे क्यों रह जाए, उनके भी एक्सपेंशन प्लान्स आते हुए दिखे हैं। अगले 5 साल में कंपनी के बड़े महत्वाकांक्षी यहाँ पर टारगेट्स हैं। 7,500 करोड़ की कंपनी बनने का लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। 5 सालों में दोगुनी से भी ज्यादा आय हासिल करने का इन्हें अनुमान है। कंपनी के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर VS गणेश ने ये बयान दिया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है कंपनी। आपको बता दें कंपनी के पास भारत में जोकी और स्पीडो ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव लाइसेंस राइट्स हैं। कंपनी टायर 2 और टायर 3 मार्केट्स पर फोकस करेगी और इस तरह से अपने जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें मीट करने की कोशिश करेगी। हाल ही में कंपनी ने जोकी ब्रांड के 1000वां स्टोर खोला है, तो कंपनी के पास स्टोर की भी कैपेसिटी काफी ज्यादा है इंडिया में। 2021 में शेयर अब तक करीब 36% बढ़ा है। अप्रैल से जून में कंपनी की 76% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की गई है। रिटेल, ई कॉमर्स और ओमनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो मदद इन्होंने ली है, इससे सबसे ज़्यादा इन्हें सेल्स मिलती हुई दिखी है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने जो ऑनलाइन बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी देखी थी, उसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है इसे बढ़ाने की कोशिश की है। सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी कंपनी का फोकस है। ई कॉमर्स सेल्स से कंपनी की आय 8% बढ़ी है। पहले 3% ये बढ़ती थी, तो 3 से लेकर 8% ई कॉमर्स सेल्स से ही बढ़ती हुई अब देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन ऑपरेशंस पर कंपनी ने अपना पूरा फोकस बढ़ा दिया है और आगे भी इन पर फोकस करेगी। मोतीलाल ओसवाल की कंपनी पर Q2 यानी कि नतीजों का अनुमान आया है और काफी पॉजिटिव टारगेट्स ये बता रहे हैं। मुनाफे में 9.6% की बढ़ोतरी का अनुमान सालाना आधार पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। 121 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। सालाना आधार पर आय 15% और तिमाही आधार पर तो करीब 70% आय के बढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और कामकाजी मुनाफा 11% सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर भी एक बड़ी यहाँ पर तेजी आती हुई कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी देखने को मिल सकती है। तो कंपनी कारोबार विस्तार कर रही है, आगे के टारगेट्स भी बड़े हैं। 5 साल के लक्ष्य काफी अच्छे हैं। 7,500 करोड़ की कंपनी बनने का लक्ष्य है और साथ ही नतीजों के अनुमान जो है वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, कोई राय इन काउंटर्स पर? पेज इंडस्ट्रीज, डॉलर इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज, रूपा, यहां पर काफी एक्शन बन रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखिए, अगर मैं पूरे क्षेत्र की बात करूं तो मुझे रूपा लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी भी इसका जो प्राइस टू अर्निंग है करीब करीब 21 का है, और जिस तरीके का कंपनी का प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया, ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, तो जितने भी पीयर्स हैं मुझे लगता है कि इन सारे पीयर्स में रूपा अच्छा है, फॉलोड बाय डॉलर। डॉलर भी जो कंपनी है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, करीब 26 के लगभग प्राइस टू अर्निंग है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये रीच में है। तो पहला मेरा जो चॉइस है वो रूपा होगा। और मुझे लगता है कि रिटेल क्षेत्र में जो कंपनीज हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स में हैं, जो जिनको मंदी तेज़ी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एसेंशियल्स हैं, तो एसेंशियल्स वाली जो कंपनीज हैं वो और अच्छा करेंगी। इन्होंने इवन इनका लॉकडाउन के दौरान भी कोई ऐसा बिजनेस में बहुत ज़्यादा हिट देखने को नहीं मिला, मगर मुझे लगता है कि ये कंपनीज वैसे भी अच्छा करेंगी। और इसके साथ साथ अगर आप अलाउ करें अनिल जी, एक और स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूँगा। अरे सर, लेके और पूछो प्लीज, एक क्या अनेक करिए। आदित्य बिरला फैशन एक कंपनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक रिसेंटली मैं एक चीज़ पढ़ रहा था जो चार्ली मुंगर साहब ने जो बोला था इसके बारे में, इसको कहते हैं लोला पलूजा इफेक्ट। ये बोलने में थोड़ा सा विचित्र है, सुनने में भी, मगर चार्ली मुंगर साहब ने इस इफेक्ट को ये कहा कि अगर कोई पूरे समूह की जो कंपनीज हैं अगर वो अच्छा कर रही होती हैं तो जनरली एक जैसे टेलविंड्स होती हैं उस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है कंपनीज में। तो मुझे लगता है जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल है वो भी यहाँ से बहुत अच्छा करेगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि हम यहाँ पे इस स्टॉक को अगर कोई 2 से 3 साल की अवधि की बात करें तो यहाँ से डबल भी हो सकता है।
तो ABFRL में रिकमेंड करना चाहूँगा। किसी भी गिरावट में आप लीजिए और बहुत ही अच्छा अपसाइड मुझे दिखाई देता है, करीब 270 के लगभग है और मुझे लगता है कि अगर वो लंबी अवधि के लिए रखे तो ये 500 भी जा सकता है। जिस प्रकार से हिंडाल्को में हमने तेजी देखी और जो दूसरा बिरला समूह के जो कंपनीज है उन्होंने अच्छा किया, मुझे लगता है ABFRL भी बहुत अच्छा करेगा। ओके, आदित्य बिरला फैशन ये है आपके लिए वो स्टॉक जो कर सकता है कमाल। यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए बैक टू बैक 2 बिगुल आपके लिए। पहले कुणाल जी और राकेश जी देना चाहते हैं पिक ऑफ द डे और उसके बाद किरण जी की विशेष फरमाइश है, फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं स्पेशल पिक के लिए। तो पहले बिगुल पिक ऑफ द डे का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है अशोक लीलैंड। पूरा ऑटो फ्लेवर में है और जिस तरीके से अशोक लीलैंड का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कल हल्का सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और गैप अप के बाद एक अच्छे रनअप की उम्मीद है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर आया और अब इसमें वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर अशोक लीलैंड में क्लियर खरीदारी की राय बनती है। जहां पर खरीदें 138 रुपए के नीचे 137.5 पर स्टॉप लॉस रख करके अशोक लीलैंड को बाय करें। पहला टारगेट 143 रुपए का 143 का होगा, दूसरा टारगेट 145 का होगा। तो 143 के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड में खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो नीचे जाने की संभावना कम। टाइट स्टॉप लॉस 137.5, बड़े टारगेट्स 143, 145 ट्रेड के लिए कल की पिक ऑफ द डे आज ही नजर रखिए अशोक लीलैंड पर नजर रखिए। एक पिक जो आ रही है अनिल जी की तरफ से, बिगुल कल के 2000। जी सर। दीप, इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय है और चूंकि कल देर शाम नतीजे आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद, तो आपके पास कल पूरा दिन का टाइम है इन्फोसिस में ट्रेड करने के लिए। 2 तरीके हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर्स खरीदें, वो 1655 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1655 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1700, 1710 और 1725 3 टारगेट के लिए। 1700, 1710 एंड 1725 ये 3 टारगेट के लिए। 1655, 1655 का स्टॉप लॉस एक तो ये है, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले आपने भसीन साहब को भी सुना होगा, वो उन्होंने सुबह आज इन्फोसिस खरीदने की राय भी दी और TCS के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन यहाँ इन्फोसिस के रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन भी कम है, स्टॉक नीचे भी आ गया। और अभी कुशल ने बताया भी कि बड़े स्टेबल से। कुशल को मतलब बताते हुए ऐसा लग रहा था मैं क्यों बता रहा हूँ कि अनुमान में ऐसा जैसा बताने, कुशल ऐसे ही फीलिंग था ना तो फिर अगर जहाँ एक्सपेक्टेशन कम हो, नहीं तो उसमें आपकी क्या गलती है? तो आप तो वही बताओगे जो अनुमान आ रहा है। तो लेकिन अगर जब अनुमान उम्मीद कम हो तो आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश बढ़ जाती है। वो घबरा गया कि अनुमान से अच्छे आ गए तो फिर मैं कैसे जस्टिफाई करूं? तो आपको थोड़ी जस्टिफाई करना है, वो इन्फोसिस के मैनेजमेंट को करना है। ठीक नहीं आएंगे। तो चलिए, इन्फोसिस का अनुमान एक्सपेक्टेशन कम है, नतीजे अच्छे आ सकते हैं, तो उस लिहाज से इन्फोसिस का पहले तो ये फ्यूचर। दूसरा तरीका है, चूंकि कल शाम तक है तो अगर आप ओवरनाइट रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो ये ठीक है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि 1700 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए। तो 1700 वाला कॉल ऑप्शन 47 रुपीज लास्ट मैंने देखा, हो सकता है 1-2 रुपया भी बात करते करते ऊपर नीचे आया है तो अलग बात है। 47 के आसपास है, 10 रुपए नीचे 37 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 10 रुपए ऊपर का पहले टारगेट रख लीजिए 57, 57 रुपए, 63 63 रुपए, 69 69 रुपए। ये 3 टारगेट हैं जिसके लिए इन्फोसिस के फ्यूचर्स में माफ कीजिएगा ऑप्शंस में 1700 के ऑप्शन के जरिए। तो जिनके रिस्क लेने की ताकत कम है, देखिए नतीजे हैं, रिजल्ट के वक्त कभी भी स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, होंगे भी, इसलिए अगर रिस्क लेने की ताकत है तो थोड़ा खरीदें और ऑप्शंस में खरीदें, वो ज़्यादा बढ़िया है। अपने रिस्क के हिसाब से खरीदें, कोई भी कॉल शॉर्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, वो सोच के आपको लेना है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड करें। तो इन्फोसिस नतीजों के लिहाज से एक बार खरीदा जा सकता है क्योंकि सही लेवल पर लाल निशान में है अभी। और यूजुअली इन्फोसिस होता भी यही है कि जब भी सरप्राइज करता है पॉजिटिवली तो फिर बाजार काफी अच्छा भी रिएक्शन देता है। आमतौर पर इसके बाद थोड़े हल्के भी हो गए। हाँ, आमतौर पर जब अच्छा होता है तो बढ़िया ही चलता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये है। तो चलिए, ये राय आपके लिए। और इस बीच किरण जी तैयार हैं। किरण जी ने लाइफ लाइन यूज की है, फोन अ फ्रेंड, और बोले कि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पिक है और मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। सर कैसे भी टाइम निकालें, भले 3:20 हो गया है, 3:15 हो गया है, मुझे पता है समय कम है, लेकिन मेरे लिए निकालिए। किरण जी इतना बोले तो फिर तो लेना ही पड़ेगा। और तो इसका मतलब पिक भी बड़ी दमदार होगी, बिल्कुल किरण जी के लिए स्पेशल पिक का।
तो बस किरण जी हमारे साथ जुड़कर आपको एक स्पेशल पिक देने की तैयारी में है। कनेक्शन थोड़ा सा 18,000 फिर से आ गए सर। वाह, बोल भी रहे थे, आप कह रहे थे कि किरण जी स्वागत है आपका 18,000 पर। किरण जी सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहा हूँ? अरे हम आपको फोन लगा रहे हैं, आप हाँ ही नहीं बोल रहे हो, गजब कर रहे हैं भाई साहब। म्यूट कर अनिल जी, अब भी फिर फोन पे भी म्यूट। ऐसा नहीं हुआ अनिल जी, अभी करेक्ट हो गए। अच्छा बताइए, स्पेशल पिक जिसके लिए आपने लाइफलाइन यूज की है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत स्पेशल पिक है। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन से रेंज से ब्रेकआउट मिल रहा है हैवेल्स इंडिया में। तो कल के लिए बाय करना है। मेरा फ्यूचर्स के लिए टारगेट रहेगा 1445 1450 का, और ऑप्शंस के जरिए भी करना है, पर इसके लिए स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के लिए 1405 का रहेगा। जो आपको ऑप्शंस के द्वारा बाय करने की सलाह है वो रहेगा 1420 का कॉल ऑप्शन, जो लगभग 55-57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 49 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, और 2 दिन का वक्त देना चाहिए। 75 के टारगेट आपको कैजुअली हैवेल्स में देखने को मिलेंगे। जो जिस तरीके से रेंज से ब्रेकआउट मिल रहा है, मेरा मानना है कि हैवेल्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता नजर आएगा। ओके, हैवेल्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये है किरण जी की तरफ से तगड़ा वाला एक स्पेशल पिक का आपके लिए स्टॉक हैवेल्स। मैं सोचा भी नहीं था कि हैवेल्स पे भी कॉल आ सकता है। ये तो थोड़े अननोन से स्टॉक्स अब धीमे धीमे एक्शन में आ रहे हैं, तो किरण जी ने इसे सही वक्त पर पकड़ा है। एक बेहतरीन पिक जय की तरफ से भी आ रही है आपके लिए, उससे पहले वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरे को 2 कॉल देने हैं। एक तो BTST देना है, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL। ये 330 जैसे क्रॉस करेगा, इसमें एक 8 से 10 रुपए की मूव कल के दिन में आनी चाहिए। अभी 328.50 329 के करंट भाव से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 326 का होना चाहिए। 3 रुपए की रिस्क, 10-12 रुपए का रिटर्न। और कल का स्टॉक मैं आज ही देना चाहता हूँ वो है डीवीज लैब। 5260 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 5400 तक जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बाय करें 5230 के स्टॉप लॉस से। 30 रुपए की रिस्क होगी। 5330 5340 का पहला टारगेट, 5400 का पोजिशनल टारगेट जो एक हफ्ते में आ सकता है। ओके, 5260 के आसपास है डीवीज लैब। खरीदारी करने की राय, और डीवीज को खरीदना है 5230, सिर्फ 30 रुपए का स्टॉप लॉस है। 5400 तक के टारगेट। 5400 ही है ना टारगेट भागले साहब? पोजिशनल टारगेट 5400, 5330 पहला टारगेट। 5330 पहला टारगेट, और 5400 के दूसरे टारगेट के लिए करें खरीदारी। वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत में दे चुके हैं कैश का ऑप्शन जय, लेकिन जय है फुल फॉर्म में, बिल्कुल जबरदस्त। एक और बिल्कुल वो धोनी की तरह फिनिशिंग तो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। तो जय के लिए एक और स्पेशल बिल्कुल कैश का ऑप्शन एक बार फिर से। बताएं जय। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। अनिल जी, खरीद कर चलना है 17,900 का कॉल निफ्टी का। आई थिंक जो हिसाब से ये 17,990 के लेवल्स 18,000 के आसपास फिर से आया है, प्रोबेबिलिटी है कि 18,100 120 तक जा सकता है। 145 पर अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी। 17,900 का कॉल, इसको खरीद कर चलना है। 97 का स्टॉप लॉस रहेगा, 202 पहला टारगेट रहेगा, एंड 255 सेकंड टारगेट। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे 17,900 का कॉल निफ्टी का अनिल जी। जो हिसाब से 17,900 को होल्ड भी किया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 18,100 120 के लेवल स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। 17,900 का कॉल ऑप्शन खरीदे इन द मनी, और देखिए आप 18,000 पर बंद होने की तैयारी है। गजब, अब तक की बेस्ट क्लोजिंग लाइफ में पहली बार हम आज 18,000 के ऊपर बंद होंगे। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मतलब गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में निफ्टी पर नितिन जी ने भी आपको 17,900 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, और जय भी 17,900 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी पर विश्वेश जी और जय और मेरी तरफ से भी, तीनों की तरफ से खरीदारी करने की राय। तो जबरदस्त। बैंक निफ्टी भी देखिए 38,500 के ऊपर बंद हो रहा है दीप। तो बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग के लिए तैयार होते दिख रहे हैं स्टॉक। तो गजब का एक्शन है जी। बिल्कुल सर, और गजब का एक्शन है। आपका कन्विक्शन भी था बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर। तो आइए आपसे जान लेते हैं फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज बाजार बंद होने से पहले।
सर डाउ फ्यूचर्स तो आपकी सुनते सुनते पूरे रिकवर हो गए। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार भी निचले स्तरों से थोड़ा सुधरे हैं, हालांकि वहां पर आपको कमजोरी दिख रही है, तो 1/4 से आधे % सुस्त हैं यूरोप के बाजार। अमेरिकी फ्यूचर्स रिकवर हो गए हैं, कच्चे तेल में अभी भी खरीदारी दिख रही है, गोल्ड भी आज थोड़ा ऊपर दिख रहा है, ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स तो ऊपर ही है। सर क्या करके जाएं? देखिए वैसे तो कहना मुश्किल कि अमेरिका में क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारे बाजार के हिसाब से देखें तो कहीं कोई डर वाली बात है नहीं और कोई ऐसी कमजोरी वाले भी संकेत है नहीं, तो खरीदारी की पोजीशन को आप बरकरार रख सकते हैं। 18,000 पर आप बंद हो रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहे हैं, जहां भी बंद हो लाइफ टाइम हाई है क्लोजिंग बेसिस पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में। तो जब लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहे तो कमजोरी कहाँ है? बस ठीक है, आपको जो एक इंश्योरेंस के हिसाब से, हेजिंग के हिसाब से 17,800 का पुट खरीद लीजिए 200 पॉइंट नीचे का, और बैंक निफ्टी में 38,000 का पुट खरीद लीजिए 500 पॉइंट नीचे का, और होल्ड करिए तेजी की पोजीशन को। होल्ड करें तेजी बिल्कुल करना चाहिए। फिलहाल कोई ऐसा संकेत है नहीं। देखिए रिस्क कमोडिटी के इन्फ्लेशन की है, वो मैं बिल्कुल लगातार कह रहा हूँ, है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। कभी भी वो आपको झटका दे सकती है, वो कब देगी वो पता नहीं। तो इसलिए जब तक वो किसी एक दिन देगी उसके चक्कर में आप है ना, जो नहीं पता उसके चक्कर में जो पता है वो नहीं छोड़ सकते। करेक्ट, जो हमें पता है, जो हमें मालूम है, वो उसके साथ रहने में समझदारी। किसी दिन होगा, जिस दिन होगा उसकी आपकी हेजिंग, उसका आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, तो हेजिंग करके चलें, बस सिंपल सी बात। और आपने कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन की बात करी, अभी थोड़ी देर पहले सर हमने हाईलाइट किया कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस, एक हमारा ही रिकमेंडेड स्टॉक और फिर एक्सक्लूसिव रिसर्च भी, DCW 50 के ऊपर, 50 तो हो गया, 55 जो हमने कॉस्टिक सोडा की बात करी, देखिए वहीं पर स्पाइक आते हैं 5% ऊपर। केमिकल स्टॉक्स के भी रिजल्ट्स इस बार थोड़े बेहतर आएंगे पिछले के मुकाबले। बिल्कुल सर, और नजर भी रहेगी इन सभी काउंटर्स पर। आइए एक बार बैन से बेनिफिट, जो लगातार बैन लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या हो सकते हैं कल के लिए बदलाव, जानते हैं। 9 स्टॉक्स हैं फिलहाल वायदा कारोबार के बैन में। आशीष बताएं, इन 9 में से कोई बाहर आने की तैयारी में है? हिमांशु बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कैनरा बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मार्केट वेट पोजीशन लिमिट करीब 81.7% है, लेकिन बाहर आएगा नहीं, क्योंकि काफी देर से वॉच कर रहा हूँ, पोजीशंस कम हो नहीं रही हैं। तो कैनरा बैंक यहाँ पर नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल आज तो बैन से बाहर नहीं आएगा ये। चलिए, तो कैनरा तो बैन से बाहर नहीं आने वाला। फ्रेश एंट्री में भी कोई स्टॉक नहीं है, सरप्राइजिंगली आज कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है। लेकिन अगला नंबर मेरी समझ से है ना वोडाफोन आइडिया का होगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस बढ़ रही हैं, 94.2% हो गई हैं। तो आज नहीं, लेकिन हो सकता है कि कल वोडाफोन आइडिया बैन में आ जाए। ओके, तो इस लिंक के बाद गाना रिवाइज कर लीजिए वो वाला। कौन सा? सर याद है। कौन सा? आप आए किसके लिए? नहीं, बराबर से याद हुआ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ आए किस लिए। जब तक ये बराबर से याद ना हो तब तक तो आशीष आए हैं, लेकिन लाइफ में कोई बदलाव है नहीं। बैन लिस्ट में कोई भी बाहर आएगा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आशीष ने एक अच्छी जानकारी दी कि वोडाफोन आ सकता है, कैन बैंक जा सकता है, बॉर्डर पे होगा ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन होगा एक और चीज, जो और वो है माइंड ट्री के नतीजे आने वाले हैं कल। पहले तो ये बताइए कुशल आएंगे कब? कल मतलब ऐसा पूरा डेट में बता देना कल, ये तो हमको पता है। सुबह शाम दोपहर कब आने की संभावना है और कैसे रहेंगे वो बताइए। पोस्ट मार्केट नंबर्स ही आएंगे अनिल जी, और यहाँ पर नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है वो रिलेटिवली बाकी आईटी कंपनियां, जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं, उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्पेसिफिकली डॉलर आई कंपनी की देखिए 8% तक बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर डील रैंपअप्स होती हुई दिखी है और जो अक्रॉस वर्टिकल्स ग्रोथ आई है, उससे इनको पॉजिटिविटी आपको टॉप लाइन में आती हुई दिखेगी। पर अगेन जो मार्जिन्स हैं उस पर हल्का सा इम्पैक्ट आ सकता है। 17.7% के मुकाबले 16.9% की मार्जिन्स कंपनी की तरफ से होती हुई दिख सकती है। कहीं ना कहीं वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, और उसका जो ट्रिगर डाउन इफेक्ट है वो आपको मुनाफे में आ सकता है। करीबन 0.25% की गिरावट के साथ 337 करोड़ पर ये नंबर आ सकता है। तो लार्जली मिड कैप आईटी कंपनियों में पहली कंपनी है जो अपने नंबर्स घोषित करेगी, और माइंड ट्री टॉप लाइन तो बेहतर रहेगी, पर मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव रह सकता है। ओके, और स्टॉक देखिए धीरे धीरे हरे से लाल निशान, सॉरी लाल से हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। माइंड ट्री हमारी भी पिक रहा है, 4,250 रुपये के आसपास हमने रिकमेंड किया था, उसके बाद 4,550 तक भी पहुंचा है, वापस से 4,250 के आसपास आता दिख रहा है। तो रिजल्ट देख लीजिए, उम्मीद तो है अच्छे रिजल्ट्स रहने चाहिए, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल सर, तो माइंड ट्री नजर रखिए। अनिल जी ने भी इस पर आपको राय दी थी। स्टॉक अच्छी मूव में आया, थोड़ी आईटी की मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर भी आपको एक्शन दिखा। अच्छा, विश्वेश जी भी एक कॉल देना चाहते हैं। विश्वेश जी, समय कम है, मैं बिगुल बजा सकता हूँ, अभी 3 मिनट है विश्वेश जी के लिए। बिगुल बताएं सर।
अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी मुझे लगता है बहुत ही बम्पर और क्लोजिंग दे रहा है और यहाँ से 400-500 पॉइंट की एक्सपेक्टेड है तेजी। तो एक्सिस बैंक हमने ऑलरेडी तेजी कर ली, मुझे लग रहा है कोटक बैंक वुड बी दी अनदर स्टॉक जिसमें अपर मूव एक्सपेक्टेड है। तो कोटक बैंक का 2000 का कॉल जहाँ पे 16 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। करीबन 54-53 के आसपास मिल रहा है कोटक बैंक का 2000 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे 45 रुपीस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 65 और 75 के दो टारगेट के लिए कोटक बैंक का 2000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। ओके, तो यह है आपके लिए कोटक बैंक। इस बीच नैल्को पर रखे नजर। राकेश झुनझुनवाला साहब ने यहां पर 1.36% हिस्सेदारी खरीदी है। शेयर होल्डिंग अपडेट्स आ रहे हैं और लगातार पता चल रहा है कि बड़े निवेशकों ने कहां किए हैं बदलाव। नैल्को में हुई है झुनझुनवाला साहब की एंट्री। एटलीस्ट 1% से ऊपर की अगर आप होल्डिंग की बात करें, 1.36% हिस्सा झुनझुनवाला साहब ने खरीदा और ये अपडेट आ रहा है। हालांकि वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में है सुमित जी, बट फिर भी नैल्को इस खबर के आने के बाद और एक्शन में आते हुए दिख रहा है। 7% ऊपर। कोई पोजिशनल व्यू इस पर? को ना नहीं करना है, स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करके चलना है। 100 के ऊपर इसने सस्टेन करना स्टार्ट हुआ है। ये स्टॉक के अंदर 20 से 25% का अपसाइड मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज आएगी स्टॉक और ऊपर का मूव दिखाएगा। जिन्होंने भी लोअर लेवल से जब से हम रेकमेंड कर रहे हैं होल्ड किया हुआ, वो होल्ड करें। 100 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब 115 रुपए से लेके 125 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नैल्को में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो अभी नीचे में सपोर्ट है 90-91 के आसपास बनेगा। पोजीशंस होल्ड करें। 115-125 के टारगेट जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 115 और 125 के टारगेट, तो यहां से 20 से 25% की ट्रेड तेजी के लिए हो रहा है तैयार। नैल्को नजर रखे, झुनझुनवाला साहब ने भी खरीदी है हिस्सेदारी। एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आप आज फिर से क्लोज होने के लिए तैयार है। नया क्लोजिंग हाई बनेगा। नया रिकॉर्ड बैंक निफ्टी ने आपको बनाया है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी नए रिकॉर्ड्स आपको एक बार फिर से बनते हुए दिखे हैं और ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती के बावजूद भारतीय बाजारों ने किया है आउट परफॉर्म। मेटल्स में अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है आज सेकेंड हाफ में, बट फार्मा शेयर्स में आपको अच्छा एक्शन दिखा। ऑटो शेयर्स में फिर से खरीदारी दिखी, पर टॉप गेनर आज का था टाइटन। 6% ऊपर ये काउंटर क्लोज होते हुए दिखा है। पीएसयू बैंक्स बढ़िया रिवाइवल और एसबीआई था सबसे आगे, 3% की तेजी इस पर आती हुई दिखी। आईटीसी और एचयूएल इन दोनों दिग्गजों से भी मिला है बाजार को सहारा और आईटी काउंटर्स भी रिकवर होते हुए। विप्रो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है नतीजों से पहले। इन्फोसिस में भी आपने थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से देखी है, पर एचसीएल टेक आज का टॉप लूजर रहा। एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट यहां पर भी गिरावट और टीसीएस यहां पर भी आपने थोड़ी सुस्ती देखी। हालांकि निचले स्तरों से ये स्टॉक भी रिकवर होकर ही बंद हुआ। वायदा कारोबार की बात करें तो आज का स्टार था बाटा, 7% ऊपर, 2100 का भी लेवल इसने क्रॉस किया। नैल्को बैन लिस्ट में है पर 6% ऊपर। बीएचईएल ये भी बैन में, कैनरा ये भी बैन में, पर यहां पर भी बढ़िया तेजी। जुबिलेंट फूड जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं, 6% ऊपर, ये काउंटर भी बंद। और डेल्टा कॉप नतीजों का रिएक्शन हालांकि इंटरडे में 10-11% ऊपर था, 5% की तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल्स, एसआरएफ, आईडीएफसी फर्स्ट, एचपीसीएल, फेडरल बैंक, मैरिको, कुछ और काउंटर जहां से थी आउट परफॉर्मेंस आपके लिए। तो अनिल जी एक और रिकॉर्ड वाला दिन, प्रोविजनली तो एटलीस्ट 18,000 के ऊपर ही आपको निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है पहली बार। तो बैंक निफ्टी ने तो बनाया ना, बनाया दिया वो तो बैंक निफ्टी ने तो मतलब इंट्राडे वाला रिकॉर्ड भी तोड़ा है और क्लोजिंग वाला भी तोड़ा है, दोनों मतलब। और क्लोजिंग में रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो इंट्राडे कल का जो था उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है। 38,495 था, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी तो कहने ही क्या, वाह, बहुत दिनों बाद बैंक निफ्टी ना पुराने वो उसमें आया है। अब लग रहा है पुराना वाला बैंक निफ्टी, हाँ वो 400-500 पॉइंट वाला जो उस जमाने में, ये ज़माना था वो 2018-19 वाला, जब बड़ा मज़ा आता था। जाने कहाँ गए वो दिन, अब फिर से आए आएंगे ओके, तो चलिए ये है बड़ा एक्शन। आइए फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले जल्दी से आपको बता दूं बाजार बंद होने के बाद क्या है एक्शन आपके लिए। जायडस कैडिला के बाद कोरोना की एक और वैक्सीन आ चुकी है बच्चों के लिए। जी हाँ, 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का एक टीका लग सकता है, ये कहा है डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। इसको मंजूरी दे दी है और बच्चों के लिए वैक्सीन इसलिए भी काफ़ी अहम है कि अब धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। मृत्युंजय से पूछा था हमने, हाँ बिल्कुल, हाल सबके वहाँ ऐसा ही है कि स्कूल जाना पड़ रहा है। और चूंकि अब भेजना भी पड़ रहा है, पेरेंट्स भी कब तक बिठा के रखेंगे, सब स्कूल, मॉल, सिनेमाघर सब खुल रहे हैं, तो जो रिस्क बढ़ रही है उसके हिसाब से वैक्सीन भी ज़रूरी है। तो आज शाम 5 बजे हम इसी खास खबर पर फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे आपकी खबर आपका फ़ायदा में, जानेंगे कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन कितनी कारगर है, ट्रायल रिपोर्ट्स कैसी है, कब तक इसका रोल आउट होगा और कब से आप अपने बच्चों के लिए ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर साहब होंगे आईसीएमआर के,
डॉक्टर नीलम मोहन होंगे हमारे साथ, डायरेक्टर पीडियाट्रिशियन मेदांता हॉस्पिटल। दोनों महानुभावों से बात करेंगे। नीलम जी होंगी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे बच्चों का कोरोना कवच। देखिएगा जरूर। शाम 6:30 बजे मनी गुरु, ये है आज हमारा विशेष शो। और इसमें हम आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग अपने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि ना रिस्क नहीं लेनी है, अब रिटायर हो गया, अब क्या करना है, बच्चे कितने साल हैं, ये सब चीज़ें होती है, अब कितना जीना है, जो कमा लिया उसको बचा लें, ये सब जो थॉट प्रोसेस है ये ठीक नहीं है। 60 साल के बाद भी आपके पास सेफ इन्वेस्टमेंट के विकल्प जो एफडी और डेट फिक्स इनकम जो है ना, वो ठीक है, लेकिन ये आपको महंगाई की मार से बचा नहीं पाते हैं। महंगाई ज़्यादा है और इनकी जो अप्रिसिएशन है वो है कम। तो आजकल जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ रही है जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70, 75, 80 मामूली सी बात होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट है, बेटर लाइफस्टाइल है। तो अब आपको इन्वेस्टमेंट 60 साल में ये नहीं सोचना कि अब मतलब ठीक है थोड़ा बहुत चल जाएगा, अच्छे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या 60 से 80 साल की उम्र में भी आपको डेट और फिक्स इनकम के मुकाबले में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं? क्या थोड़ा बहुत इक्विटी में निवेश करना चाहिए? इन्हीं पर करेंगे हम बातचीत। इक्विटी एट 80, 60 भी नहीं 80 है, 80 की बात करेंगे तो 60 वाले लगाएंगे। तो ये है हमारा खास शो। बजाज कैपिटल के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा साहब होंगे हमारे साथ। चोपड़ा साहब सब जगह छाए हुए हैं, इधर विजय चोपड़ा साहब, इधर हमारे अनिल चोपड़ा साहब। तो चोपड़ा साहब की सब तरफ बोलबाला है। आइए, और रात 8 बजे महाराष्ट्र में कोरोना के चलते करीब 1.5 साल से बंद पड़े सिनेमाघर 22 अक्टूबर से खुलने वाले हैं। जाले वाले साफ होंगे, जंग वंग हटेगा और आप फिल्म देखने के लिए हो जाइए तैयार। सिनेमाघर खोलने को लेकर राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, तो सही वक्त है। और अगर आप फिर फिल्म देखने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या टर्म्स कंडीशन के साथ, कंडीशन सप्लाई जो होता है ना, उसमें सिनेमाघर खुल रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 22 से मनोरंजन का टीका, ये भी वैक्सीन ही है, वैक्सीन का डोज, ये एंटरटेनमेंट का डोज आपको मिलेगा। इंडिया 360 डिग्री में आज होगी हमारी एक कवर स्टोरी। इसके साथ ही मामला क्या है, हमारी खास पेशकश में हम आपको समझाएंगे कि पेट्रोल और डीजल में टैक्स का पूरा गणित किया। जो पेट्रोल और डीजल के दाम आपके बढ़े हुए हैं, जो आपकी जेब पर, तन, मन और धन पर असर डाल रहे हैं, हम असर खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक रूप से हम थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं। तो तेल का गुणा, गणित और खेल आज समझाएंगे पूरा कि कौन कितना टैक्स लगा रहा है, कितने में आ रहा है तेल, उसके बाद केंद्र सरकार कितना पैसा लेती है आपसे, राज्य सरकारें कितना पैसा लेती है, कंपनियां कितना कमाती है, और आपके पेट्रोल की टंकी में, डीजल की टंकी में जब पेट्रोल और डीजल जाता है तो वो आपको कितना महंगा पड़ता है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप तय कर सकें तेल के दाम कब, कहां, कैसे कम होंगे और होने चाहिए। ये हमारी आज की खास पेशकश है जो जरूर देखना चाहिए। और चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब की जाने से पहले एक विशेष टिप्पणी। जी चोपड़ा साहब। आपने बोला कि मुझे लगता है कि मैं ये बात आपके लिए कहना चाहता हूँ अनिल जी कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। झुंझुनवाला साहब ने आज नालको 102, 103 पे लिया है और मुझे अच्छे से याद है कि ये इसी साल की शुरुआत में करीब 40 रुपए पे रिकमेंड किया गया था। और मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम प्राइसेस पर मैं बहुत बुलिश हूँ, और जैसे मैंने हिंडाल्को भी कहा था, नालको भी बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि आपकी टीम को फॉलो करते हैं बड़े जो एस इन्वेस्टर्स हैं। सर नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, चलिए सही टाइम पे आप जैसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पैनल है, जो बढ़िया एडवाइस मिलती है तो लोगों को फायदा होता है। मुझे याद है लगातार चोपड़ा साहब इस पर बुलिश रही हैं, और नालको पे सबसे ज़्यादा बुलिश अगर कोई है, भले बुलिश कोई भी और भी ज़्यादा रहो, लेकिन क्रेडिट तो सुमित जी को ही जाती है। देखो पहले हाथ जोड़ दिया सुमित जी, ये पक्का मतलब ये राजनीति में जाएंगे 100%। मतलब सुमित जी आपका नाम लेने के पहले हाथ जोड़ दे, ऐसा तो कोई नेता ही कर सकता है। वैसे कोई सामने जी के हाथ जोड़ दे, क्रेडिट पहले है ना। मौका लगे सुमित जी घर गए बच्चे के सामने, पहले पापा आ गए। तो चलिए सुमित जी चिंता न करें, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो पैनल पे हैं, आप किसी तरह का कोई भी चुनाव लड़े, हमारा वोट आप ही को जाएगा। किसी भी पार्टी से लड़े और निर्दलीय लड़े, जैसे आपकी मर्जी आए लड़े वैसे जाएगा, लेकिन नालको को ना नहीं कहना है, ना नहीं कहना है ये, और सेल को सेल नहीं करना है, ये हमेशा से, और नेस्ले को लेते रहना है। ये कुछ मंत्र ऐसे सिखाए हमें सुमित जी ने जो हमें हमेशा याद रहेंगे। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, सुमित जी, दिल से शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।